हेलो गाइस, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अहान जब लंदन पहुंचता है तो बहुत सारी फोर्सेज उस पर नज़र रखे हुए होती हैं। विलियम अहान को मारने के लिए बेचैन होता है, पर वो उसे फाइट में मारना चाहता है। रक्षित अहान को सारे पार्टिसिपेंट्स की इन्फॉर्मेशन भेजता है। उसमें विलियम की इन्फॉर्मेशन के नीचे रक्षित ने स्पेशल रिमार्क डाला हुआ होता है। रक्षित ने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि वो जानता था कि विलियम की इन्फॉर्मेशन पढ़ने के बाद अहान को बहुत गुस्सा आएगा। विलियम की पहली ऑर्गेनाइजेशन किलर्स बैंड वही ऑर्गेनाइजेशन थी जिसने अरमान पर अटैक किया था। रक्षित जानता था कि यह बात जानने के बाद अहान विलियम से मिलकर उसे जान से मारना चाहेगा। ऐसी नफरत अहान को पागल कर देगी, इसलिए रक्षित ने पहले ही उसके लिए एक रिमार्क डाल दिया था। विलियम विलियम तो वो विलियम है। ग्रेट, मैं बहुत वक्त से तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था, अहान ने खुद से कहा। वो अपने दिल की नफरत को छुपा नहीं पा रहा था। टावर ऑफ लंदन बहुत फेमस अट्रैक्शन पॉइंट था। ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड था। एक पार्ट रॉयल फैमिली के लिए था और दूसरा पार्ट कॉमन विजिटर्स के लिए था। शाम को करीब 7 बजे पूरा शहर स्ट्रीट लाइट्स की रोशनी से जगमगा रहा था। अहान जैसे ही अपने रूम से बाहर आया, उसने कुछ लोगों को देखा जो उसका इंतजार कर रहे थे। हेलो मिस्टर रायजादा, वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग यू टू द बर्थडे पार्टी फॉर प्रिंसेस डायना, सर्विस टीम के लीडर ने कहा। वो अहान की तरफ बहुत रिस्पेक्टफुल था। ओके, आई विल ट्रबल यू दैन, अहान ने स्माइल करते हुए कहा। वो जानता था कि वो लोग उस पर नज़र रखने के लिए उसके साथ आना चाहते थे। इसके बाद अहान होटल के एंट्रेंस पर गया जहां पर उसके लिए कार ऑलरेडी इंतजार कर रही थी। वो उस कार में बैठकर चला गया। उसके पीछे 4-5 कार्स और थी। उन कार्स में सीक्रेट एजेंट्स थे। लंदन बहुत ही लवली सिटी थी। रात के वक्त लोग बाहर आकर बहुत एंजॉय करते थे। अहान विंडो से चेहरा निकाल कर सबको देख रहा था। कुछ ही देर में वो टावर ऑफ लंदन पहुंचे। डायना का बर्थडे सेलिब्रेशन एक कैसल में था। जब वो वहां पहुंचे तब अहान ने देखा कि वहां पर कुछ पुलिसमैन खड़े थे। अंदर जाने वाली कार्स की स्ट्रिक्ट चेकिंग हो रही थी। वहां पर बहुत लग्जरियस कार्स थी। उनमें से एक कार जेम्स की थी। जेम्स की कार की चेकिंग हो चुकी थी, पर वो कार से नीचे नहीं उतरा था। वो कार में ही बैठा रहा। उसके बाद वहाँ कुछ लोग आए। पहले उन्होंने पास में खड़े पॉल को ग्रीट किया और फिर जेम्स को ग्रीट किया। जेम्स के रुतबे से साफ पता चल रहा था कि वो लंदन में कितना फेमस था। इसके बाद ड्राइवर ने जब कार का गेट खोला तो जेम्स बाहर निकला। अरे ये तो सीईओ सर है ना, जेम्स को देखकर किसी ने कहा। हाँ सर तो पहले से भी ज़्यादा विजिलेंट और स्मार्ट हो गए हैं, किसी और ने कहा। जेम्स के नीचे उतरते ही सब उसे घेर कर खड़े हो गए। जेम्स ने किसी को भाव नहीं दिया। इतने में वहाँ पॉल भी आ गया। वो जानता था कि जेम्स रॉयल फैमिली का स्पेशल गेस्ट था। हेलो जेम्स सर, हाउ आर यू, पॉल ने कहा। हेलो पॉल, आई एम गुड, हाउ हैव यू दैन बीन, जेम्स ने कहा। पॉल भले ही डायना का पर्सनल असिस्टेंट था, पर उसकी पोजीशन रॉयल फैमिली में बहुत ज़्यादा थी। जेम्स बाकियों की तरह पॉल को नज़रअंदाज नहीं कर सकता था। पॉल, प्रिंसेस डायना कहाँ है, जेम्स ने पूछा। प्रिंसेस इस वक्त इंपीरियल पैलेस में है और बिजी हैं, आप उनसे अभी नहीं मिल सकते, पॉल ने कहा। ओह ऐसी बात है, जेम्स ने कहा। जब जेम्स पॉल से और सवाल पूछना चाहता था तभी वहाँ एक कार आई। पॉल कार देखकर समझ गया था कि अहान वहाँ आ गया है। जेम्स सर, फ्रूट्स और वाइन रेडी हैं, आप चाहें तो वो लेकर पार्टी एंजॉय कर सकते हैं, पॉल ने कहा। पॉल चाहता था कि जेम्स वहाँ से जल्दी चला जाए। अहान के आने के बाद पॉल को उसे भी रिस्पेक्टफुली ग्रीट करना था। अगर जेम्स ये देख लेता तो वो ज़रूर उसके बारे में कुछ अलग सोचता। इसके अलावा पॉल और जेम्स वहाँ खड़े थे। वो एंट्रेंस था। अगर जेम्स वहीं खड़ा रहता तो सबको लगता कि जेम्स सबको वेलकम कर रहा है। इससे जेम्स का स्टेटस लो हो जाता। पॉल की बात सुनकर जेम्स वहाँ से चला गया। उसे जाता देखकर पॉल ने चैन की सांस ली। जैसे ही अहान की कार रुकी, पॉल गेट खोलने आगे बढ़ा, पर अहान ने बिना इंतजार किए गेट खोला और कार से बाहर निकल गया। वंस अगेन वेलकम मिस्टर अहान, पॉल ने कहा। पॉल तुम बहुत ज़्यादा पोलाइट हो, थैंक यू, अहान ने कहा। इसके दिमाग में पॉल का अच्छा इंप्रेशन था। प्रिंसेस डायना की बर्थडे पार्टी का कैसल में थी। लेट्स गो ओवर देयर, पॉल पोलाइटली बोला और फिर अहान का लीड करने के लिए आगे आया। प्लीज़ पॉल, इट्स ओके, मैं खुद चला जाऊंगा, यू मे टेक केयर ऑफ अदर थिंग्स, अहान ने कहा और वहाँ से चला गया। पॉल सिर्फ डायना का पर्सनल बॉडीगार्ड नहीं बल्कि सबका कैप्टन भी था। अगर डायना ने स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए होते तो वो गेट पर कभी किसी को
वेलकम नहीं करता। जब आहान ने खुद कह दिया था कि वो चला जाएगा तो पॉल ने भी ज़बरदस्ती नहीं की। पॉल को आहान को स्पेशल ट्रीटमेंट देते देख बहुत लोग बातें बनाते और उसे अवॉइड करना भी इम्पॉसिबल होता, पर वो नहीं जानता था कि आहान और जेम्स एक दूसरे को पहले से जानते हैं और शायद प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। इस वक्त जेम्स कैसल में कुछ लोगों से बात कर रहा था। अचानक से उसकी नज़र आहान पर पड़ी और उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस बदल गए। उसे नहीं लगा था कि आहान वहाँ हो सकता है। जेम्स के बदले हुए चेहरे को देखकर सब आहान की तरफ देखने लगे। तभी वहाँ पर पॉल भी आ गया। मिस्टर पॉल, क्या यह फटीचर लड़का भी प्रिंसेस का गेस्ट है? जेम्स ने अनफ्रेंडली टोन में पूछा। यह सुनकर पॉल की आंखें बड़ी हो गई। उसे नहीं पता था कि जेम्स प्रिंसेस के स्पेशल गेस्ट को फटीचर क्यों कह रहा था। हाँ, मिस्टर आहान को प्रिंसेस ने इनवाइट किया है, पॉल ने कहा। यह बोलते हुए पॉल के दिल की धड़कन बढ़ गई थी, क्योंकि वह जानता था कि आहान इंडियन मार्शल आर्टिस्ट था जिसे कोई भी डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकता था। इतनी सुंदर और एलिगेंट जगह है, यहाँ पर ऐसे लड़के के आने की वजह से बहुत लोग डिसगस्टेड फील करेंगे, जेम्स ने कहा। ओए बेवकूफ़ लड़के, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जल्दी करो और यहाँ से दफ़ा हो जाओ, जेम्स ने गुस्से में कहा। यह बात सुनकर पॉल के दिल की धड़कनें बढ़ गईं। इस वक्त आहान जेम्स को बहुत डेडली लुक दे रहा था। एयरपोर्ट पर आहान ने गलती से उसकी तरफ देख लिया था, जिसकी वजह से जेम्स को बहुत गुस्सा आया था। अगर सूजन उसे नहीं रोकती तो वो वहीं पर आहान से झगड़ा कर लेता। अब जेम्स को आहान से लड़ने का दूसरा मौका मिला था, तो वो यह मौका कैसे जाने दे सकता था? कुछ लोग देखते नहीं हैं कि वो कहाँ है और बस कुत्तों की तरह भौंकना शुरू कर देते हैं, आहान ने जेम्स को घूरते हुए रूडली कहा। व्हाट? आहान की यह बात सुनकर सबके एक्सप्रेशंस चेंज हो गए। जेम्स लंदन की एक रेप्यूटेड फैमिली, वार्नर फैमिली का बेटा था और आने वाला सक्सेसर भी। उसे अपनी फैमिली से हमेशा सब कुछ मिला था। उसकी रेपुटेशन सिर्फ लंदन तक ही लिमिटेड नहीं थी, बल्कि आसपास के देशों में भी वो बहुत फेमस था। उसने कभी किसी तरह की प्रॉब्लम्स फेस नहीं की थी, तो इतने लोगों के सामने इंसल्ट होना तो बहुत बड़ी बात थी। जेम्स भी आहान की बात सुनकर हैरान हो गया था। उसने कभी नहीं सोचा था कि कोई फॉरेनर उसकी इस तरह सबके सामने इंसल्ट करेगा और उसकी बात नहीं मानेगा। यह सब इतना जल्दी हुआ कि जेम्स को समझ ही नहीं आया कि वो कैसे रिएक्ट करे। पॉल के माथे पर भी पसीना आने लग गया था। वो भले ही आहान को बहुत अच्छे से नहीं जानता था, पर वो जेम्स के कैरेक्टर को समझता था। पॉल इतना तो समझता था कि दोनों में से कोई भी पीछे हटने वाला नहीं है। अगर दोनों के बीच में लड़ाई हो गई तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम पॉल को ही होगी, क्योंकि वो गार्ड्स का कैप्टन था और साथ ही गेस्ट का ध्यान रखने की जिम्मेदारी भी उसी की थी। क्या बोला तुमने? जेम्स ने गुस्से में कहा। भले ही वो डायना की बर्थडे पार्टी में आया था और उसे इम्प्रेस करना चाहता था, पर वो आहान से ऐसी इंसल्ट बर्दाश्त नहीं कर सकता था। जेम्स को लगा कि डायना उसका ही साथ देगी, ना कि आहान का। तुम्हारे कान खराब हैं क्या? फिर से बोलता हूँ, कुत्तों की तरह भौंकना बंद करो, आहान ने अपनी बात फिर से रिपीट की। आहान को अपनी बात रिपीट करते सुनकर सब हंसने लगे। सबके दिमाग में इस वक्त एक ही बात थी, यह लड़का खुद को समझता क्या है? लंदन में आकर वार्नर फैमिली के मेंबर को यह ऐसे बोलेगा और फिर यहाँ से बचकर निकल जाएगा? तुम इस कंट्री में फॉरेनर हो, मुझसे झगड़ा करके तुम अपने आप को हीरो प्रूव करना चाहते हो क्या? जेम्स ने कहा। अगर तुमने मुझसे फिर से ऐसे टोन में बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, आहान ने जेम्स को गुस्से में कहा। दोनों के बीच की बहस सुनकर पॉल के दिल की धड़कनें बढ़ गई और उसके पूरे शरीर में पसीना आने लगा। अगर ऐसा हुआ तो फिर बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। पॉल आहान की स्ट्रेंथ से वाकिफ था, इसलिए उसे पता था कि अगर आहान ने जेम्स पर अटैक किया तो जेम्स मर जाएगा या फिर हमेशा के लिए डिसेबल हो जाएगा। उसे यह भी पता था कि अगर ऐसा हो गया तो वार्नर फैमिली को समझाना इम्पॉसिबल हो जाएगा। फिर उन्हें ना प्रिंसेस डायना कुछ समझा पाएंगी और ना ही रॉयल फैमिली कुछ समझा पाएगी। इस सिचुएशन में डायना का आहान को बचाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि रॉयल फैमिली एक फॉरेनर के लिए वार्नर फैमिली के अगेंस्ट तो बिल्कुल नहीं जाएंगे। पॉल को जो बात सबसे ज़्यादा परेशान कर रही थी वो यह थी कि पॉल पार्टी का इंचार्ज था। अगर उसके वहाँ रहते हुए कुछ गड़बड़ हो गई तो वो डायना और रॉयल फैमिली को क्या जवाब देगा? ऐसे में पॉल का बचना इम्पॉसिबल हो जाएगा। जेम्स सर, मिस्टर आहान, आज प्रिंसेस का बर्थडे सेलिब्रेशन है। अगर आप दोनों ऐसे आर्ग्यू करेंगे तो प्रिंसेस के लिए बहुत एम्बैरसिंग हो जाएगा, और अगर गलती से यह बात बाहर चली गई तो फिर इंपीरियल पैलेस और प्रिंसेस की क्या इज्जत रह जाएगी? क्या आप ऐसा चाहते हैं? पॉल ने इंटरवन करते हुए कहा। अगर पॉल थोड़ी भी देर कर देता तो दोनों पार्टी झगड़ना शुरू कर देती, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती थी। जब दोनों ने कुछ नहीं कहा तब पॉल को थोड़ी शांति मिली। आप दोनों प्रिंसेस के गेस्ट्स हैं और मुझे नहीं लगता कि आप चाहेंगे कि अपने बर्थडे वाले दिन प्रिंसेस अपसेट हों।
राइट? पॉल ने कहा। व्हाट आई डोंट अंडरस्टैंड इस इंसान को प्रिंसेस ने इनवाइट ही क्यों किया है? जेम्स ने अपना गुस्सा शांत करते हुए कहा। वो ना डायना को अपसेट कर सकता था और ना ही उसकी बर्थडे पार्टी स्पॉइल कर सकता था। जेम्स सर, बात ऐसी है कि मिस्टर हान प्रिंसेस के फ्रेंड हैं, पॉल ने कहा। उसे उम्मीद थी कि उसके बाद शायद जेम्स हान को कुछ उल्टा सीधा नहीं बोलेगा। इसके बाद उसने हान की तरफ देखा। जेम्स तो शांत हो गया था, पर हान ने अब तक कुछ नहीं बोला था। पॉल को इस तरह उसकी तरफ देखा, हान समझ गया था कि पॉल क्या चाहता है। पॉल, मैंने भी थोड़ा ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर दिया, हान ने कहा। इट इज़ सो सैड दैट वी कुड नॉट विटनेस समथिंग ग्रेट। दिस इंडियन इज ए कावर्ड। गेस्ट ने अपनी डिसअपॉइंटमेंट एक्सप्रेस की। क्या यह बात सुनकर आहान फिर से कुछ बोलेगा या इग्नोर कर देगा? आहान किसी की बात का कोई जवाब नहीं देता है। वो चाहता है कि पार्टी स्मूथली ओवर हो जाए, इसलिए वो अपना गुस्सा शांत कर लेता है। सबको अपनी साइड लेते देख जेम्स ने कहा, लेट इट बी। प्रिंसेस डायना के बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे, पर सब यहाँ आने के लायक नहीं है। मुझे लगता है प्रिंसेस डायना ने इसे तरस खाकर बुला लिया होगा और यह मुंह उठाए चला आया। मैं प्रिंसेस को इसकी हरकत बताकर रहूँगा। सब इस वक्त आहान को घूर रहे थे। किसी को भी आहान का वहाँ होना अच्छा नहीं लग रहा था। सबको लग रहा था कि आहान इस पार्टी में होना डिजर्व नहीं करता था और सब चाहते थे कि जल्द से जल्द वो वहाँ से चला जाए। सिर्फ पॉल ही था जो सबको देख रहा था। कोई नहीं जानता था कि आहान कौन है और डायना के मन में आहान के लिए कैसी फीलिंग्स है, पर पॉल यह बात अच्छे से जानता था। पॉल अच्छे से जानता था कि आहान की स्ट्रेंथ का तो कोई जवाब ही नहीं है। साथ ही में डायना भी उसे बहुत पसंद करती हैं। उसके आगे डायना को कोई और नज़र ही नहीं आता है। पॉल ने जेम्स की तरफ देखा। उसकी आंखों में बहुत गुस्सा नजर आ रहा था। पॉल अपनी गर्दन हिलाने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता था। वो जानता था कि जेम्स तो क्या, अगर वार्नर फैमिली का हेड भी आहान को निकालने के लिए कहता तो भी डायना उसे वहाँ से जाने के लिए नहीं कहती। जेम्स ने अभी तो कुछ नहीं कहा था, पर वो अपना मन बना चुका था कि अब वो आहान से बदला लेकर रहेगा। इस वक्त उसके लिए डायना को इम्प्रेस करना ज़्यादा ज़रूरी था, इसलिए वो आहान से दूरी बनाकर रखना चाहता था। इस वक्त वो आहान के लिए सॉरी फील कर रहा था और पॉल जेम्स के लिए। दोनों एक दूसरे को जानते नहीं थे, फिर भी आपस में भिड़ने के लिए तैयार हो गए थे। उसके बाद जब जेम्स को घेर कर खड़े हो गए और कैसल की तरफ चले गए। मिस्टर हान, थैंक यू, आपका दिल बहुत बड़ा है। आपने प्रिंसेस डायना को एम्बारस होने से तो बचाया ही, साथ में मुझे भी प्रॉब्लम में फंसने से बचा लिया। थैंक यू सो मच। सबके वहाँ से चले जाने के बाद पॉल ने उससे कहा, हा पॉल, तुम बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। जब तक मुझे कोई ज़्यादा प्रोवोक नहीं करता, मैं उससे कुछ कहना पसंद नहीं करता। आई डोंट केयर अबाउट हिम, आहान ने कहा। वैसे पॉल, यह लड़का कौन है? इसमें यहाँ के किंग से भी ज़्यादा एटीट्यूड क्यों है? आहान ने पूछा। पॉल ने उसे बताया, उनका नाम जेम्स वार्नर है और वो वार्नर फैमिली से है। अगर सब कुछ सही रहा तो वो फ्यूचर में पटियारिच बनेंगे। वार्नर फैमिली लंदन में बहुत पुरानी फैमिली है और इंपीरियल पैलेस के लोगों को भी उनकी इज्जत करनी पड़ती है। ओह, ऐसी बात है। नाउ हिज एटीट्यूड मेक्स सेंस, आहान ने कैजुअली कहा। उसे उसकी आइडेंटिटी से ना कोई फ़र्क पड़ रहा था और ना ही वो सरप्राइज हो रहा था। पॉल जानता था आहान को इन सब बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसकी खुद की आइडेंटिटी इन सब से बहुत ऊपर थी। जेम्स फैमिली की वजह से फेमस था, जबकि आहान अपने बलबूते पर फेमस था। पॉल, तुम्हें मेरे साथ रहने की ज़रूरत नहीं है। यू मे लुक आफ्टर अदर थिंग्स दैट आर वे मोर इम्पोर्टेंट दैन मी, आहान ने हंसते हुए कहा। मिस्टर हान, अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं आपको कंपनी देना चाहूँगा, पॉल ने कहा। उसे डर था कि कहीं आहान और जेम्स फिर से ना भिड़ जाएं। वो आहान के साथ रहना चाहता था ताकि वो किसी तरह का कोई कन्फ्लिक्ट होने से बचा सके। अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर कंपनी, आहान ने कहा और हंसने लगा। वो भी पॉल का डर बखूबी समझता था। पॉल भी मुस्कुराया और उसने आहान को लीड करने के लिए जेस्चर किया। यह कितना बदतमीज़ है, इतना सब होने के बाद भी हमारे पीछे आ रहा है। आई डिडंट एक्सपेक्ट समवन टू बी सो शेमफुल। लगता है इसमें कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है ही नहीं। इसे धक्के देकर ही इस पार्टी से निकालना पड़ेगा। जब लोगों ने देखा कि आहान पार्टी हॉल में आ रहा है, तब सबने आपस में बातें करना शुरू किया। लोगों की बातें सुनकर जेम्स ने भी आहान की तरफ देखा। ग्रेट, ही इज़ हियर। मैं दिल बड़ा रखकर इसे आर्ग्यू नहीं करना चाहता हूँ, पर अगर इसने अब कुछ किया, आई वॉन्ट लीव हिम, जेम्स ने कहा। आहान और पॉल ने भी
उसे आहान का मजाक उड़ाते सुना था, पर दोनों ने कुछ नहीं कहा। पॉल ने अपने मन में सोचा, स्टूपिड जेम्स, आई विश तुमसे पहले प्रिंसेस से मैं मिलूं और उन्हें सब कुछ बता दूं, वरना तुम्हारे लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। पार्टी हॉल में सब कुछ बहुत लैविशली डेकोरेटेड था। सब लोग वाइन पी रहे थे और स्टार्टर्स एंजॉय कर रहे थे। सब बहुत एलिगेंटली ड्रेस्ड थे और आपस में बहुत जेंटली बात कर रहे थे। चारों तरफ वेटर्स घूम रहे थे और गेस्ट को सर्व कर रहे थे। जेम्स के पार्टी हॉल में आते ही सबका ध्यान उसकी तरफ आ गया। एक एक करके सब उसकी तरफ आ गए और उसे ग्रीट करने लगे। सबको जेम्स से अपना काम निकलवाना था। हेलो मिस्टर जेम्स, विथ सच ए वाइब्रेंट पर्सनैलिटी इट हैड टू बी यू। एक लड़की जेम्स के पास आई और उसे कॉम्प्लीमेंट करने लगी। वो जेम्स को इम्प्रेस करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। थैंक यू लेडी, जेम्स ने कहा। मैंने आपको दूर से ही पहचान लिया था। बिकॉज ऑफ योर पर्सनैलिटी एज सुन एज यू एंटर देयर वॉज कमोशन अराउंड यू। उस लड़की ने कहा, मिस्टर जेम्स हैज़ अ ग्रेट पर्सनैलिटी, हाउ कैन पीपल अवॉइड हिम। उसके साथ जो कुछ लोग खड़े थे उन्होंने कहा। कोई भी जेम्स को फ्लैटर करने का एक भी मौका छोड़ना नहीं चाहता था। जेम्स यह सब बातें सुनकर प्राउडली खड़ा था। बचपन से उसे ऐसे ट्रीटमेंट की आदत थी और वो ऐसा ट्रीटमेंट एंजॉय भी करता था। इस वक्त आहान और पॉल भी अंदर आ गए। किसी ने उसकी तरफ खास ध्यान नहीं दिया, बस सब आहान को मॉक कर रहे थे। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि इतना कुछ सुनने के बाद भी आहान में वहां आने की हिम्मत थी। मिस्टर हान, आई एम सॉरी, मैं आपको इससे आगे कंपनी नहीं दे पाऊंगा। सब कुछ सेवर्ड है, आप प्लीज़ एंजॉय कीजिए। मैं प्रिंसेस को सॉरी सिचुएशन रिपोर्ट करके आता हूँ, पॉल ने आहान से कहा। उसने सबके एक्सप्रेशंस देख लिए थे और उसे बहुत अजीब लग रहा था। इस वक्त उसे डायना को सारी सिचुएशन समझानी थी। इट्स ओके, प्लीज़ गो अहेड, आहान ने कहा। आहान जानता था कि पॉल डायना को सिर्फ उसका आना नहीं बल्कि उसके और जेम्स के बीच में हुई आर्गुमेंट के बारे में भी बताना चाहता था। पॉल चाहता था कि डायना बहुत कामली सब कुछ हैंडल करे। जब पॉल ने देखा कि आहान को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब वो स्विफ्टली वहाँ से चला गया। पॉल को वहाँ से जाता देख जेम्स पॉल के पास गया। मिस्टर पॉल, जेम्स ने कहा। यस, पॉल ने कहा। वेयर इज़ द प्रिंसेस, जेम्स ने पूछा। इससे पहले पॉल कुछ बोल पाता, कोई चिल्लाया, लुक द रॉयल प्रिंसेस इज हेयर। डायना वाइट कलर के बाल गाउन में स्टेयर से नीचे आ रही थी। उसके साथ 2 मेड्स थी जो उसका गाउन संभाल रही थी। उसके गले में डायमंड्स और हाथ में एमराल्ड ज्वेलरी पहनी हुई थी। उसकी ड्रेस और बॉडी पर और भी जेम्स है। अगर कोई और उन्हें पहनता तो वो इतने खूबसूरत नहीं लगते, पर डायना की बॉडी पर उन जेम्स की शोभा और बढ़ गई थी। डायना ने बहुत लाइट मेकअप किया हुआ था और स्पॉटलाइट के नीचे वह बहुत खूबसूरत लग रही थी। डायना जैसे नीचे आ रही थी, वो चारों तरफ आहान को ढूंढ रही थी। जब उसे वो कहीं भी नजर नहीं आया तब वो थोड़ा डिसअपॉइंट हो गई थी। उसके चेहरे की स्माइल फीकी पड़ गई थी। शहर भी उसके साथ थी। जब उसने डायना के चेहरे की स्माइल को फीका पड़ते देखा तब वो उसका कारण समझ गई थी। ही इज हियर, लुक टुवार्ड्स द एंट्रेंस गेट, शहर ने धीरे से डायना के कान में कहा। डायना ने जैसे ही एंट्रेंस गेट की तरफ देखा उसे वहां दिखाई दिया। उसकी खोई हुई मुस्कान लौट आई थी। अब वो आहान से मिलना चाहती थी। रॉयल ब्यूटी, यू लुक ड्रॉप डेड गॉर्जियस टुडे, इवन द मून एंड स्टार्स आर जेलस ऑफ यू। जेम्स आगे आया और उसने स्माइल के साथ डायना को प्रेज किया। थैंक यू, डायना ने स्माइल करते हुए कहा। रॉयल प्रिंसेस, नो वन कैन मैच योर ब्यूटी। ट्रू, मैंने प्रिंसेस डायना से खूबसूरत लड़की कभी नहीं देखी है। ऑल द एडजेक्टिव्स आर लेस टू डिस्क्राइब योर ब्यूटी एंड एलिगेंस। सब लोग डायना की तारीफ कर रहे थे और उसे रिस्पेक्टफुली ग्रीट कर रहे थे। डायना भी सबसे बहुत पोलाइटली बात कर रही थी। वो लोगों में इतना एलिगेंस देखकर बहुत इम्प्रेस हो गई थी। डायना खुश थी कि सब बहुत ग्रेसफुली उससे बात कर रहे थे। उसके चेहरे पर कॉन्स्टेंटली एक बहुत जेंटल स्माइल थी। रॉयल ब्यूटी, क्या आपने अपने किसी इंडियन फ्रेंड को पार्टी में इनवाइट किया है? अचानक से जेम्स ने तेज आवाज़ में पूछा। उसने तेज आवाज़ में इसलिए पूछा था ताकि सबका ध्यान उसकी तरफ चला जाए। यस, आपको कोई प्रॉब्लम है? डायना ने पूछा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जेम्स उससे यह सवाल क्यों पूछ रहा था। प्रिंसेस, दरअसल बात यह है कि मैं इस लड़के से 2 बार मिला हूँ और यह यही लड़का नहीं है। ही इज आउटरेजियस एंड डिसरिस्पेक्टफुल। और ऐसा सिर्फ मुझे नहीं लगता बल्कि यहाँ पर सब गेस्ट को लगता है। आई थिंक ही शुड नॉट बी अलाउड टू दिस पार्टी। यू शुड किक हिम आउट, जेम्स ने कहा। उसने जैसे ही यह बात बोली उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। वो आहान को पार्टी से बाहर जाते हुए देखने के लिए बेचैन हो रहा था। आहान एक कोने में अकेला खड़ा था और इन सब बातों से अनजान था।
डायना ने अहान की तरफ देखा। उसकी आंखों में गुस्सा था। यह गुस्सा अहान के लिए नहीं बल्कि जेम्स के लिए था। जेम्स डायना का चेहरा देख रहा था। उसके बदले हुए एक्सप्रेशन देखकर जेम्स को बहुत अजीब फील हो रहा था। उसे रहा नहीं गया, इसलिए उसने पूछा, क्या हुआ प्रिंसेस डायना, व्हाट्स रॉन्ग? सबको देखकर लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है जो वो समझ नहीं पा रहे हैं। मिस्टर जेम्स, आप जानते हैं ना कि यह मेरी बर्थडे पार्टी है। मैं किसे इनवाइट करती हूँ और किसे नहीं, इससे आपको कोई लेना देना नहीं है। मेरे इंडियन फ्रेंड को आप किस नज़र से देखते हैं ये आपकी चॉइस है, पर वो मेरा गेस्ट है, इसलिए आप उसकी डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते हैं। जेम्स ने कहा, बट प्रिंसेस। जेम्स ने कुछ कहना चाहा, पर डायना ने उसे बीच में रोक दिया। मेरे गेस्ट की डिसरिस्पेक्ट मतलब मेरी डिसरिस्पेक्ट, एंड आई एम श्योर आप मुझे डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहते हैं, डायना ने कहा। ऑफ कोर्स नॉट रॉयल ब्यूटी, जेम्स ने कहा। दैट इज़ व्हाट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू। नाउ प्लीज़ गो अहेड एंड अपोलोजाइज टू माई फ्रेंड। और अगर वो आपकी अपोलोजाई एक्सेप्ट करते हैं तो आप पार्टी इंजॉय कर सकते हैं, वरना मैं आपसे जाने के लिए रिक्वेस्ट करूंगी, डायना ने कहा। डायना की यह बात सुनकर सब हैरान हो गए थे। क्या जेम्स डायना की बात मानेगा? अहान के पार्टी में होने से कोई खुश नहीं होता। सब चाहते हैं कि वो जल्दी से वहाँ से चला जाए। अहान पॉल से जेम्स के बारे में पूछता है। जब डायना वहाँ आती है तो सब उसे ग्रीट करते हैं और उसकी तारीफ़ करते हैं। जेम्स डायना को अहान के बारे में बताता है और उससे कहता है कि वो अहान को पार्टी से बाहर भेज दे। डायना को गुस्सा आता है और वो जेम्स से अहान से माफ़ी मांगने के लिए कहती है। डायना की बात सुनने के बाद जेम्स और बाकी सबके चेहरे का रंग उड़ गया। किसी ने नहीं सोचा था कि डायना वार्नर फैमिली के सक्सेसर को एक फॉरेनर से माफ़ी मांगने के लिए कहेगी। यह जेम्स की इंसल्ट थी। जेम्स को समझ नहीं आ रहा था कि वो इस बात पर कैसे रिएक्ट करे। डायना की बात जेम्स के गाल पर एक थप्पड़ की तरह थी। वार्नर फैमिली बहुत स्ट्रॉन्ग थी, पर फिर भी डायना रॉयल फैमिली की प्रिंसेस थी। जेम्स डायना के अगेंस्ट जाकर इतने लोगों के सामने उसकी इंसल्ट नहीं कर सकता था। योर हाइनेस, मैं जेम्स डायना से कुछ कहना चाहता था, पर यह ह्यूमिलिएशन की वजह से उसे ऐसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। मिस्टर जेम्स, मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। या तो आप माफ़ी मांगिए या फिर यहाँ से चले जाइए। यह मेरा फाइनल डिसीजन है एंड आई विल नॉट चेंज माई माइंड, डायना ने कहा। उसकी यह बात सुनकर जेम्स को लग रहा था कि वह एक बुरा सपना देख रहा है, पर ऐसा नहीं था। डायना सच में सबके सामने अहान का साइड ले रही थी। उसने अहान की तरफ देखा। अचानक से उसकी आइडेंटिटी से उसकी नज़रों में मिस्टीरियस हो गई। अब तक वो जिसे फटीचर समझ रहा था वो प्रिंसेस के इतना करीब था। यह बात उसे डाइजेस्ट नहीं हो रही थी। प्रिंसेस और इस लड़के के बीच क्या रिश्ता है? यह सवाल इस वक्त सिर्फ जेम्स ही नहीं बल्कि सबके मन में था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि डायना जेम्स के साथ ऐसे बिहेव क्यों कर रही थी। उधर अपने रूम में सुसन ने अचानक से रिएक्ट किया। इट इज़ एक्चुअली हिम। उसे बहुत देर से लग रहा था कि वो अहान को पहचानती है, क्योंकि उसने उसके बारे में आर्टिकल पढ़ा था। जनरली सुसन इन सब में ध्यान नहीं देती थी और अपने काम में बिजी रहती थी, पर अहान ने उसे बहुत इंटिमिडिएट कर दिया था, इसलिए उसके बारे में रिसर्च करने लगी। उसने एक बार फिर अहान के बारे में आर्टिकल पढ़ा। उसने देखा कि कैसे गंगटोक जाकर अहान ने 100 से ज़्यादा फाइटर्स को जान से मार दिया था। सुसन के हाथ कांपने लगे। मुझे यह सब पहले याद क्यों नहीं आया? अहान इज़ वेरी डेंजरस। आई हैव टू टेल दिस टू जेम्स सर, उसने अपने आप से कहा। इस वक्त तो बहुत घबराई हुई थी। सुसन ने सोचा अगर उसे एयरपोर्ट पर ही यह सब याद आ जाता तो वो जेम्स को पहले ही रोक देती, पर तब ऐसा नहीं हो पाया था। लेकिन अब सुसन ने फैसला किया था कि वो तुरंत जेम्स को इसके बारे में बताएगी। पार्टी हॉल में डायना और जेम्स की कन्वर्सेशन की वजह से बहुत शांति थी। सबका ध्यान उन दोनों की तरफ ही था। अचानक से किसी का फ़ोन बजने लगा। जब जेम्स ने चेक किया था तब उसका ही फ़ोन रिंग हो रहा था। व्हाट इज़ द मैटर सुसन? जेम्स ने फ़ोन उठाते ही कहा। सर, आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग अबाउट द मैन वी मैट एट द एयरपोर्ट, सुसन ने कहा। यह बात सुनकर जेम्स के माथे पर सिकन आ गई। उसने सुसन से पूछा, तुम्हें कैसे पता था कि मैं उस लड़के के बारे में इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए बोलूँगा? अभी तक तो उसने सुसन से इस बारे में कोई बात भी नहीं की थी, फिर भी सुसन ने उसके बारे में इन्फॉर्मेशन निकालनी थी। सर, सुसन भी शॉक थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर जेम्स उसे इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए क्यों बोलने वाला था। सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप उस इंडियन से किसी आर्गूमेंट में पड़ गए हैं? आई होप यू हैवंट ऑफेंड हिम, सुसन ने पूछा। व्हाट आर यू सेइंग? जेम्स ने गुस्से में कहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सुसन अहान के फेवर में बात क्यों कर रही थी। सर, मुझे उस लड़के के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है और मैं आपको बताना चाहती हूँ, सुसन ने कहा।
बताओ क्या बताना है उस लूज़र के बारे में, जेम्स ने कहा। सर, उसका नाम आहान रायज़ादा है। सूसन ने बोलना शुरू किया और आहान के बारे में उसे जो भी पता था उसने सब बता दिया। सूसन की बातें सुनकर जेम्स के चेहरे के एक्सप्रेशंस बदलते ही जा रहे थे। पूरी बात होने के बाद जेम्स ने फ़ोन रख दिया। फ़ोन रखने के बाद उसने कुछ सेकंड हेजिटेट किया और फिर डायना से माफ़ी मांगने के लिए तैयार हुआ। वो आहान से तो किसी भी कीमत पर माफ़ी नहीं मांगने वाला था। रॉयल प्रिंसेस डायना, आई एम वेरी सॉरी। आपकी पार्टी में आकर मैंने आपके गेस्ट को ऑफेंड किया। प्लीज़ एक्सेप्ट माई अपोलोजाइज। उसने बहुत रिस्पेक्टफुली झुककर डायना से माफ़ी मांगी। मिस्टर जेम्स, मैंने जो कहा शायद वो आपने अच्छे से नहीं सुना, डायना ने कहा। मैं चाहती हूँ आप आहान से माफ़ी मांगे, मुझसे नहीं। वो अपनी बात को लेकर बहुत स्टब्बान थी। जेम्स बहुत बेचैन हो रहा था। कुछ देर पहले ही उसने कहा था कि वो आहान को इस पार्टी से बाहर फिकवाएगा, पर यहाँ पर सब कुछ उल्टा हो चुका था। यहाँ पर वो हो रहा था जिसकी कल्पना उसने सपने में भी नहीं की थी। डायना उसे ही बाहर जाने के लिए कह रही थी। प्रिंसेस, मेरे और आहान के बीच में आर्गूमेंट हुई है, ऐसे में मैं उससे अभी माफ़ी नहीं मांग सकता, जेम्स ने कहा। देन आई एम सॉरी मिस्टर जेम्स, आई विल हैव टू आस्क यू टू लीव, डायना ने कहा। उसका दिल बिल्कुल पिघलने वाला नहीं था। इस वक्त जेम्स पर क्या बीत रही थी यह सिर्फ वो ही समझ सकता था। उसका दिल बेचैन था और उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। चाहकर भी वो किसी पर अपना गुस्सा नहीं उतार सकता था। ओके, आई विल लीव नाउ। हैप्पी बर्थडे रॉयल प्रिंसेस डायना, जेम्स ने कहा। उसके पास वहाँ से जाने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं बचा था। इतना बोलने के बाद वो वहाँ से चला गया। जाने से पहले उसने एक बार मुड़कर आहान को देखा। उसकी आंखों में आहान के लिए नफरत साफ नजर आ रही थी। जेम्स को जाता देख सब हैरान थे। यहाँ पर सबकी उम्मीद से अपोजिट सिचुएशन हुई थी। सबकी नज़र में डायना जेम्स का साथ देने वाली थी, पर उसने साथ दिया आहान का। यह सबके लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं था। जेम्स के चले जाने के बाद पार्टी नॉर्मल तरीके से शुरू हो गई। सब इस शौक से रिकवर कर चुके थे और डायना के साथ पार्टी एंजॉय कर रहे थे। जेम्स के जाने से पार्टी के माहौल में कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। सब जेम्स की ह्यूमिलिएशन को भूल चुके थे। पार्टी में कुछ लोग थे जो थोड़ी थोड़ी देर में आहान की तरफ देख रहे थे और उसकी आइडेंटिटी गैस करने की कोशिश कर रहे थे। आखिर यह लड़का कौन है जिसकी वजह से प्रिंसेस ने वार्नर फैमिली को ऑफेंड किया है? इस वक्त सबके दिमाग में बस यही एक सवाल घूम रहा था। इतना सब कुछ हो जाने के बाद डायना ने अपनी स्माइल रिकवर की और जो भी उसे विश कर रहा था उन्हें थैंक यू बोलने लगी। सबको ग्रीट करने और सबसे मिलने के बाद डायना आहान के पास गई जो एक कॉर्नर में खड़ा था। हेलो आहान, आई एम सॉरी फॉर व्हाट हैपेंड, डायना ने आहान के पास जाते ही कहा। उसका चेहरा बहुत उदास था। नो नो, इट्स ओके, इट हैज़ नथिंग टू डू विद यू, आहान ने कहा। आप मेरी वजह से यहाँ आए हो, मेरी पार्टी अटेंड करने आए हो। अगर आप यहाँ आए ही नहीं होते तो ऐसा कुछ नहीं होता, इसलिए यह सब मेरी वजह से ही हुआ है, डायना ने कहा। इसके बारे में ज़्यादा मत सोचो, आहान ने कहा। एनीवेज, जब तक मैं आपके साथ हूँ कोई आपको हर्ट नहीं कर सकता। आहान ने डायना की बात को दिल से नहीं लगाया और स्माइल करने लगा। डायना, अगर वो अब मुझे परेशान करेगा तो मैं उसे अच्छा सबक सिखाऊंगा, पर अगर वो मुझे ऑफेंड नहीं करेगा तो मुझे भी फालतू लड़ने में मज़ा नहीं आता है। आहान के ये बोलने के बाद डायना सबके साथ पार्टी एंजॉय करने लगी। इस वक्त जेम्स ने सूसन को कॉल किया और उसके घर पहुंच गया। उसने सूसन से सारी इंफॉर्मेशन ली और अलग अलग जगह से वेरीफाई करवाने लगा। ग्लोबल मार्शल आर्ट्स कंपटीशन वेटिकन सिटी में होने वाला था। सारे पार्टिसिपेंट्स धीरे धीरे वहां पहुंच रहे थे। इंटरनेशनल मार्शल आर्ट अलायंस ने पार्टिसिपेंट्स के लिए टेम्परेरी स्टे रोम में अरेंज किया हुआ था। रोम के एक होटल में एक आदमी मेडिटेशन कर रहा था। यह कोई और नहीं बल्कि आर्थर था, जिसके बारे में आहान ने रक्षित के भेजे डॉक्यूमेंट में पढ़ा था। आर्थर चर्च गार्ड का कैप्टन था और उसका काम पोप को प्रोटेक्ट करना था। वो एक मार्शल आर्टिस्ट था जो बहुत स्ट्रॉन्ग था। रात का टाइम था और आर्थर अपने रूम में मेडिटेशन में लीन था जब अचानक से उसका फ़ोन बजने लगा। आर्थर ने अपनी आंखें खोली तो उसकी आंखों में इरिटेशन साफ नज़र आ रही थी। उसने देखा कि कॉल उसके भाई जेम्स वार्नर का था। वार्नर फैमिली की इतनी रिस्पेक्ट आर्थर की वजह से भी थी। वो इस वक्त जिस पोजीशन पर थे वहां पहुंचने में आर्थर की स्ट्रेंथ का भी बहुत बड़ा हाथ था। जेम्स का कॉल देखकर आर्थर का मुंह बन गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस वक्त उसे कॉल क्यों कर रहा था। हेलो, मैं बोल रहा हूँ, आपके पास टाइम है? फ़ोन उठाते ही जेम्स ने कहा। क्या हुआ, बोलो, आर्थर ने कहा। ब्रदर, बड़ी बात है, इसलिए मैंने आपको कॉल किया है, वरना फाइट से पहले मैं आपको कभी डिस्टर्ब नहीं करता, जेम्स ने कहा। जेम्स ने आहान के बारे में बहुत पता किया था और सब जगह से उसे पता चला कि आहान बहुत स्ट्रांग है और वो किसी से नहीं डरता है।
यह सब जानने के बाद जेम्स बहुत डर गया था और उसे बस एक ही इंसान नज़र आया जो उसकी मदद कर सकता है, उसका बड़ा भाई। जो बात है साफ साफ बोलो, आर्थर ने कहा। ब्रदर, मैं प्रिंसेस की बर्थडे पार्टी में गया था। वहाँ मेरी हान रायजादा नाम के लड़के से आर्गूमेंट हो गई थी। उसके बाद जेम्स ने आर्थर को सब कुछ बताया। उसने बात ऐसे बताई थी जैसे विक्टिम वो था। उसकी एक्टिंग स्किल्स बहुत ज़्यादा अच्छी थी। मैं हान रायजादा को जानता हूँ, वो इंडियन मार्शल आर्टिस्ट है, आर्थर ने कहा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके भाई और हान के बीच में टेंशन हो गई है। और जितना तुम्हें पता है, मैं उससे कहीं ज़्यादा जानता हूँ। वो इंडिया का बेस्ट मार्शल आर्टिस्ट माना जाता है और शायद इंटरनेशनली भी। उससे स्ट्रॉन्ग बहुत कम लोग हैं, आर्थर ने कहा। व्हाट? जेम्स हैरान हो गया था। भैया, आप उसे हरा सकते हो ना? उसने पूछा। हाँ, अगर मेरी फाइट उसके साथ हुई तो मैं उसे ज़रूर हरा दूंगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर मैं उसे कंपटीशन के बाद देख लूँगा, आर्थर ने कहा। दैट्स ग्रेट बिग ब्रो, मैं अब आपके भरोसे हूँ, जेम्स ने कहा। हाँ, तुम फिक्र मत करो। इस वक्त तुम प्रिंसेस को इम्प्रेस करने के बारे में सोचो। तुम्हारा प्रिंसेस से दोस्ती करना बहुत ज़रूरी है। आगे चलकर तुम दोनों की शादी की बात होने वाली है, आर्थर ने कहा। क्या? पर मैं तो इसके बारे में कुछ नहीं जानता, जेम्स ने कहा। हाँ, डैड चाहते थे कि मैं डायना से शादी करूं, पर मैंने मना कर दिया। अब यह काम तुम्हें करना है। वार्नर फैमिली के लिए बहुत ज़रूरी है कि तुम दोनों की शादी हो जाए। आर्थर की यह बात सुनकर जेम्स बहुत एक्साइटेड हो गया और उसे उम्मीद की किरण नजर आने लगी। फ़ोन रखने के बाद आर्थर फाइट और हान के बारे में सोचने लगा। उसके लिए यह फाइट जीतना बहुत ज़रूरी था। उसने डायना से शादी के लिए मना किया था क्योंकि उसे हॉली मेडन से पहली नज़र में प्यार हो गया था। आर्थर जानता था कि पॉप की नज़र भी ग्लोबल मार्शल आर्ट्स कंपटीशन पर थी। वो उनमें से किसी को हॉली मेडन के लिए चूज़ करने वाला था। आर्थर ने दिन रात इस फाइट के लिए मेहनत की थी और अब उसके लिए रैंक लाना बहुत ज़रूरी था। कुछ भी हो जाए, मुझे इस बार कंपटीशन में अच्छी रैंक लानी ही होगी। मुझे पॉप को दिखाना ही होगा कि मैं इस जनरेशन में बेस्ट हूँ, आर्थर ने अपने आप से कहा। डायना की बर्थडे पार्टी भी ओवर हो चुकी थी। सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया था। अगर जेम्स और हान की लड़ाई नहीं हुई होती तो ये और भी स्मूथ और अच्छा होता। डायना भी अपने रूम में चली गई थी और हान भी वेटिकन सिटी के लिए निकल गया था। जब डायना अपने रूम में आई तब उसके पीछे एक मेड आई और उसने कहा, प्रिंसेस, किंग आपसे मिलना चाहते हैं। डैड मुझसे मिलना चाहते हैं, वो भी इस वक्त? डायना ने कहा। उसे नहीं पता कि किंग उसे इस वक्त क्यों बुला रहे थे, पर फिर भी वो तुरंत अपने पापा के रूम में चली गई। डैड, आपने मुझे बुलाया? डायना ने गेट के बाहर से ही पूछा। हाँ बेटा, कम इन, किंग ने कहा। आज का डिनर कैसा रहा? किंग ने पूछा। किंग के 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी डायना। उनका बेटा आने वाला किंग था। किंग ने 2 बच्चों को हमेशा बहुत नाजों से पाला था और अपनी फादरली ड्यूटीज़ को बहुत अच्छे से निभाया था। नॉट बैड, सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया, डायना ने हेजिटेट करते हुए कहा। उसने हान और जेम्स के बीच हुई आर्गूमेंट के बारे में और जेम्स को पार्टी से निकालने के बारे में, अपने फैसले के बारे में किंग को कुछ नहीं बताया। किंग ने कहा। डायना, जेम्स चाहता था कि तुम हान को पार्टी से निकाल दो, पर तुमने जेम्स को ही जाने के लिए कह दिया। क्या यह सच है? किंग ने पूछा। इस पर डायना ने कहा, हाँ, पर मैंने यह सब सिर्फ इसलिए किया क्योंकि जेम्स बहुत एरोगेंट है। उसके पिता को सब कुछ पहले से ही पता था, इसलिए उसे कुछ छुपाने का कोई फ़ायदा नहीं था। उसके बाद डायना ने अपने डैड को सब कुछ बता दिया। बेटा, मैं जानता हूँ कि जेम्स का एरोगेंट होना तुम्हारे इस फैसले का रीज़न नहीं था, किंग ने उदास होते हुए कहा। जब डायना ने कुछ नहीं कहा तब किंग ने अपनी बात कंटिन्यू की। तुमने यह सब इसलिए किया ना क्योंकि जेम्स ने हान की डिसरिस्पेक्ट की थी। यह सब सुनकर डायना के चेहरे का रंग बदल गया। उसके चेहरे के बदले हुए रंग का कारण किंग भी अच्छे से जानता था। डायना अब भी चुप थी। किंग ने कहा, डायना, लेट मी टेल यू केयरली, तुम और हान एक नहीं हो सकते। ऑल्सो डोंट इवन थिंक अबाउट गेटिंग मैरिड टू हिम। किंग की यह बातें सुनकर डायना का चेहरा बिल्कुल उदास हो गया। वो बहुत अनकंफर्टेबल हो गई और उसका दिल बैठ गया। उसने अपने डैड से पूछा, क्यों डैड, ऐसा क्यों नहीं हो सकता? तुम एक रॉयल प्रिंसेस हो। योर आइडेंटिटी इज़ वेल नोन इन द आउटसाइड वर्ल्ड। तुम ऐसे ही किसी ऑर्डिनरी लड़के से शादी नहीं कर सकती, और किसी इंडियन लड़के से तो बिल्कुल नहीं, किंग ने कहा। पर डायना ने कुछ बोलना चाहा, पर किंग ने उसे बोलने नहीं दिया। डायना, आहा ने तुम्हें बचाकर हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। हम उसे कभी नहीं भूलेंगे, और शादी बहुत बड़ा मैटर है। हम हान की रिस्पेक्ट करते हैं, पर हम तुम्हारी शादी उससे नहीं करवाएंगे, किंग ने कहा।
डायना मायूस हो गई। उसके चेहरे की सारी चमक और खुशी फीकी पड़ गई थी। वो चुपचाप अपने पिता की बात सुन रही थी। डायना, लेट मी टेल यू, मेरी वार्नर फैमिली से बात हुई है और हम चाहते हैं कि तुम उनके सक्सेसर जेम्स वार्नर से शादी करो। किंग ने कहा, नो नेवर, आई वोंट गेट मैरिड टू दैट फूल। मैं जेम्स जैसे एरोगेंट लड़के से कभी शादी नहीं करूंगी, डायना ने तुरंत कहा। उसकी आवाज़ में जेम्स के लिए नफरत साफ सुनाई दे रही थी। डायना, तुम्हें जेम्स से शादी नहीं करनी तो मत करो, पर एक बात याद रखना, तुम्हारी शादी हान से कभी नहीं हो सकती। चाहे स्टेटस हो या फिर आइडेंटिटी, वो किसी भी तरह हमारे लेवल का नहीं है। किंग ने कहा। वो अपनी बेटी के ऐसे एटीट्यूड की वजह से डिसअपॉइंटेड था। वो किंग था और एक फेवर की वजह से वो इंपीरियल पैलेस की प्रिंसेस की शादी किसी ऑर्डिनरी इंसान से नहीं करवा सकता था। लेट मी पुट इट ब्लंटली, आहान इस लायक नहीं है कि तुम्हारी उस शादी से हो और ही इज़ नॉट क्वालिफाइड टू बी योर हस्बैंड, किंग ने कहा। ओके डैड, आई एग्री कि वो मेरे लायक नहीं है। मेरे लायक होने के लिए उसके पास क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, डायना ने पूछा। वो अपने डैड को मनाने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती थी। किंग गहरी सोच में चला गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो डायना को क्या बोले। वो बस किसी तरह चाहता था कि डायना उसकी बात मान जाए और आहान को भूल जाए। डैड प्लीज से समथिंग, डायना ने कहा। ओके। किंग को जब अचानक से ग्लोबल मार्शल आर्ट्स फाइट्स के बारे में याद आया, तब उसने कहा, अगर आहान ने ग्लोबल मार्शल आर्ट्स कंपटीशन में सबको हरा दिया और वो कंपटीशन जीत गया, तो उसमें तुमसे शादी करने के लिए क्वालिफाई कर पाएगा। उस वक्त मैं मान लूँगा कि आहान और जेम्स एक ही लेवल के हैं। ओके डैड, आई होप जो आपने अभी बोला है वो आप याद रखेंगे। जब आहान जीत कर आएगा तब आप मेरे मैटर में इंटरफियर नहीं करेंगे और मेरी बात मानेंगे, डायना ने कहा। डायना, इट इज़ इम्पॉसिबल माई लव, आहान ऐसा नहीं कर पाएगा, किंग ने कहा। डैड, आप आहान को नहीं जानते, वो किसी भी इम्पॉसिबल काम को पॉसिबल कर सकता है। दैट इज़ हिज स्ट्रॉन्ग पॉइंट एंड दैट इज़ वन रीज़न वाई आई लव हिम सो मच। डायना को आहान की एबिलिटी पर पूरा भरोसा था। उसके चेहरे पर स्माइल आ गई थी। इंटरनेशनल मार्शल आर्ट अलायंस ने अपने फाइटर्स के लिए बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया था। रहने से लेकर खाने तक सब कुछ बहुत हाई क्लास का था। मार्शल आर्टिस्ट के लिए बुफे अरेंजमेंट था और कोई भी आर्टिस्ट कभी भी खाना मांग ले तब भी वो अरेंज कर देते थे। आहान जब रेस्टोरेंट में घुसा तब खाने का टाइम टेबल लग चुका था, पर अभी भी वहाँ बहुत से लोग थे। जैसे ही वो रेस्टोरेंट में घुसा सबकी नज़रें उसकी तरफ थीं। मार्शल आर्ट वर्ल्ड में आहान की रेपुटेशन कुछ वक्त से बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। ब्रो, यहाँ जब आहान इधर उधर देख रहा था तब उसने अचानक से जानी पहचानी आवाज़ सुनी। यह आवाज़ प्रतीक की थी। वो एक टेबल पर जिनेश और निर्वाण के साथ बैठा था और आहान को अपने पास बुला रहा था। आहान जब टेबल की तरफ जा रहा था तब बहुत सारे लोग खाना खा कर निकल रहे थे। जाते हुए बहुत सारे लोगों ने आहान को ग्रीट किया। उसे इससे पता चल रहा था कि उसे वहाँ कितने लोग जानते हैं और उनके दिल में उनकी क्या पोजीशन है। आहान भी सबको स्माइल के साथ ग्रीट कर रहा था। फाइट अपनी जगह थी और फाइटर्स की रिस्पेक्ट करना अपनी जगह थी। ब्रो, फाइनली तुम आ गए। तुम्हें पता है हम यहाँ कितने वक्त से हैं और तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं, प्रतीक ने कहा और आहान के बैठने की जगह बनाई। इंतज़ार करवाने के लिए सॉरी, आहान ने कहा और प्रतीक के पास बैठ गया। आहान, मैं देख सकता हूँ कि इस बार के कंपटीशन की ऑर्गेनाइजिंग टीम तुम्हारा बहुत ध्यान रख रही है, जिनेश ने कहा। ओह, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है, आहान ने पजल लुक के साथ पूछा। बात यह है कि इस बार अलायंस ने मार्शल आर्टिस्ट के लिए 2 होटल बुक किए हैं। एक में हम सब हैं। पता है अलग बात क्या है, जिनेश ने कहा। जब किसी ने कुछ नहीं कहा तब उसने कंटिन्यू किया। हम जिस होटल में हैं उसमें आहान का कोई दुश्मन नहीं है। तुम्हारे सारे दुश्मन दूसरे होटल में हैं। होटल में तो तुम्हें किसी से कोई खतरा नहीं है। जिनेश को यह सब बातें पता होनी कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि उसकी फैमिली का इंटेलिजेंस नेटवर्क बहुत स्ट्रॉन्ग था। उन्होंने इन सब के बारे में पता लगवाया था। ऐसा लग रहा कि ऑर्गेनाइजेशन टीम और मार्शल आर्ट अलायंस को लगता है कि आहान अगर उनके साथ रहा तो फिर बहस या फिर लड़ाई होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, जिनेश ने कहा। दैट मेक्स सेंस आल्सो, आहान ने कहा। इंटरनेशनल मार्शल आर्ट अलायंस का रूल था कि कोई भी फाइट के बाहर किसी पर भी अटैक नहीं करेगा। रूल तो बन गया था, उसे मानने वाले लोग बहुत कम थे। रूल का बनना अलग बात थी और उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन अलग बात थी। ब्रो, प्रतीक ने आहान के कंधे पर टैप किया। जब उसने उसकी तरफ देखा तब प्रतीक ने कहा, थोड़ी देर पहले जिनेश बता रहा था कि इस रीजन की वजह से आप मार्शल आर्ट्स वर्ल्ड में हॉट टॉपिक बने हुए हो। सब आपके बारे में बात कर रहे हैं। सब यह भी कह रहे हैं कि आपका एक्सिस्टेंस अनस्टेबल है। जैसे ही प्रतीक ने अपनी बात पूरी की, जिनेश ने मन में
उसे गाली दी। वो नहीं चाहता था कि आहान को यह बात पता चले, पर प्रतीक ने उसे बता दी थी। आहान ने स्माइल किया और उसे इस बात से कोई खास फर्क नहीं पड़ा। उसके लिए यह कंपटीशन जीतने से ज़्यादा ज़रूरी अरमान के दुश्मनों से बदला लेना था। वो बस चाहता था कि किलर बैंड के लोग उसे मिल जाएं और वो उनके साथ फाइट कर सके। अरे वैसे तुम लोगों को पता है कि एक प्रपोज्ड लिस्ट आई है कि लोगों को क्या लगता है कि इस बार कौन जीतेगा? जिनेश ने फटाफट टॉपिक चेंज करने के बारे में सोचा। अच्छा, मुझे भी दिखाओ, आहान ने कहा और यह जानने में इंटरेस्ट दिखाया। जिनेश ने अपना फ़ोन निकाला और आहान को दे दिया। फिर उसने स्क्रीन की तरफ इशारा किया और कहा, यह देखो, आर्थर, गार्ड कैप्टन ऑफ हॉलिसी लंदन, विलियम, डार्क काउंसिल ग्रीस, डैनी, ईस्ट ओशियन कॉन्टिनेंट, आहान, इंडिया। आहान बहुत ध्यान से लिस्ट देख रहा था। उसका नाम लिस्ट में टॉप 10 में था। इसके बाद उसने निर्वाणा, जिनेश और प्रतीक की रैंक देखी। निर्वाणा की रैंक 26 थी, जिनेश की 36 और प्रतीक की रैंक 48 थी। इसमें एक ग्रुप और था ना? आहान ने पूछा। जब रक्षित ने आहान को इस कंपटीशन के बारे में बताया था तब उसने कहा था कि कंपटीशन 2 ग्रुप्स में होने वाला है, पर आहान को यहाँ पर एक ही ग्रुप नजर आ रहा था। नहीं, इस बार ग्रुप एक ही है, जीनियस टीम। जिनेश ने बताना शुरू किया और उसे जितनी बात पता थी उसने बता दी। ओह, ऐसी बात है, आहान ने कहा। यह लिस्ट कुछ गैम्बलिंग टीम से बनाई है। मुझे तो लगता है यह लिस्ट बिल्कुल फालतू है। कैन यू इमेजिन माई पोजिशन इज 36th? हाउ इज इट इवन पॉसिबल? जिनेश को इस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा था। आहान ने भी जब निर्वाणा की रैंक देखी तब उसे बहुत अजीब लगा। उसके हिसाब से निर्वाणा भी टॉप 15 में होना चाहिए था। क्या जिनेश की तरह बाकी लोगों को भी लिस्ट में प्रॉब्लम नजर आएगी? अरे यह सिर्फ एक फाइट ही तो है, इसके बारे में इतना क्या सोचना? प्रतीक ने कहा। उसे इस फाइट में पोजीशन बहुत इजीली मिल गई थी, इसलिए उसे इस फाइट के इम्पोर्टेंस के बारे में नहीं पता था। उसके लिए ग्लोबल मार्शल आर्ट्स कंपटीशन बाकी किसी भी फाइट जैसा ही था। होटल के किसी रूम में एक लड़का लिस्ट देखकर बहुत गुस्सा हो रहा था। इज इट पॉसिबल दैट द लिस्ट वॉज मेड विद क्लोज्ड आइज? हाउ कम इट आहान रायजादा फ्रॉम इंडिया इज ऑन 4th पोजीशन? उस लड़के ने अनकन्विंसिंगली कहा। उसने एक ब्लैक रोब पहना हुआ था जिसके पीछे चैंग लिखा हुआ था। वो चैंग फाइटिंग क्लब के लीडर का डायरेक्टर सक्सेसर जियान था। जियान ने हमेशा चैंग से ही ट्रेनिंग ली थी। वो इस फाइट में अपने मास्टर पर लगे कलंक को हटाने और जेनेटिक पिल लेने आया था। यह सिर्फ एक लिस्ट है। डोंट थिंक अ लॉट अबाउट इट, जस्ट रिमेंबर द पर्पज ऑफ द फाइट दिस टाइम। अपने स्टूडेंट को इस तरह देख चैंग ने कहा। यस मास्टर, जियान ने कहा। उसे इस बार फाइट में सबको हराकर और आहान को मारकर यह फाइट जीतनी थी। उसका मकसद बिल्कुल क्लियर था। डैम इट, माई रैंकिंग इज एक्चुअली लोअर दैन दैट आहान फ्रॉम इंडिया। लिस्ट देखकर एक और लड़के ने कहा। उसका नाम स्मिथ था और वो ग्रीन फैमिली का था। स्मिथ की रैंक 18 थी, जो आहान से 14 रैंक पीछे थी। इस बात से स्मिथ को बहुत गुस्सा आ रहा था। स्टॉप कंप्लेनिंग, यह कंप्लेन करने का वक्त नहीं है। अपनी स्ट्रेंथ और एबिलिटी प्रूव करने का वक्त है। यू हैव टू मेक श्योर दैट यू विन द कंपटीशन, इट विल बी सो मच बेटर। अगर तुम्हें आहान से लड़ने का मौका मिल जाए। स्मिथ की बात सुनकर उसके मास्टर ने उससे यहाँ आने का और जीतने का पर्पज़ याद दिलाया। यस सर, स्मिथ ने कहा। आहान रायजादा, आई कांट वेट टू फाइट विद यू। कितना अच्छा होगा अगर तुम मुझे शुरुआत के राउंड्स में मिल जाओ और मैं तुम्हें हरा दूं, स्मिथ ने अपने आप से कहा। फिर कहीं किसी रूम में डैनी ने कहा, मुझे नहीं पता था कि आहान इतना पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट है। यह लिस्ट फालतू है, इस पर ज़्यादा ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है, ईस्ट ओशियन कॉन्टिनेंट के मार्शल आर्ट अलायंस के हेड ने कहा। इस पर डैनी ने कहा, हाँ आई नो, वैसे भी मेरा टारगेट इस बार सिर्फ आहान से फाइट करना नहीं है, बल्कि यह चैंपियनशिप जीतना भी है। वेटिकन सिटी में एक जगह थी, ब्रिलियंट स्क्वायर। इस बार के सारे मार्शल आर्ट्स कॉम्पिटिशन्स के राउंड्स यहीं पर होने वाले थे। कोई एक्सीडेंट या मिसमैप ना हो, इसलिए उसके आसपास की सारी जगहें सील्ड थी। जो भी मार्शल आर्ट्स से रिलेटेड नहीं था उसे उसके आसपास आने की भी परमिशन नहीं थी। वहाँ पर सिर्फ एक एंट्री और एक एग्जिट पॉइंट था, जहाँ पर हर वक्त पेट्रोलिंग होती थी और कोई भी बिना आइडेंटिटी कार्ड वहाँ नहीं आ सकता था। इंटरनेशनल मार्शल आर्ट अलायंस ने सब कुछ बहुत परफेक्टली प्लान किया था। अगली सुबह सब फाइटर्स तैयार थे और वेन्यू पर जाने के लिए बस का इंतजार कर रहे थे। जैसे पिछले दिन सबने आहान को पहचान लिया था, वैसे ही आज भी काफ़ी लोगों ने आहान को पहचान लिया था। इंडिया की तरफ से गए चारों फाइटर्स एक साथ ही खड़े थे। बहुत लोग आहान को ग्रीट कर रहे थे और वो भी सबको स्माइल के साथ ग्रीट कर रहा था। जब तक वो फाइटिंग रिंग में नहीं पहुंच जाते
तब तक आहान के लिए सब नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स थे जिनसे रिस्पेक्टफुली बात करनी चाहिए। उसके बाद ड्राइवर ने फाइटर्स के नाम बुलाए और सब बस में बैठ गए। वेन्यू पर पहुंचने के बाद सबने देखा कि वहां पर बहुत सिक्योरिटी थी। एंट्रेंस गेट पर गार्ड्स और इंटरनेशनल मार्शल आर्ट अलायंस के लोग सबके आइडेंटिटी कार्ड चेक कर रहे थे। करीब 9 बजे सब फाइटर्स अपने मास्टर के साथ होटल में पहुंच गए थे। जिन मार्शल आर्टिस्ट को इस कंपटीशन में फाइट करने का मौका मिला नहीं था, वो मार्शल आर्टिस्ट स्टैंड्स में से यह कंपटीशन देखने वाले थे। ऐसे हाई क्लास फाइट्स देखने से भी उन आर्टिस्ट को बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। इस वक्त सब एक ओपन स्पेस में खड़े थे। सबकी नज़रें बस आहान की तरफ थी। आहान पिछले कुछ दिनों में मार्शल आर्ट्स वर्ल्ड में पीक पर पहुंच गया था। सब उसकी तरफ बस उसकी ही बातें करते थे। कुछ लोग उसे बहुत एडमायर करते थे तो कुछ बस उसे जान से मारना चाहते थे। जान से मारने वाले लोगों का अकाउंट थोड़ा ज़्यादा था। आहान को किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। वो हमेशा की तरह बहुत शांत था। अपने एक्सप्रेशनलेस चेहरे के साथ वो अपने स्पेस में चल रहा था और उसकी आंखें डार्क काउंसिल के विलियम को ढूंढ रही थी। रशीद से डॉक्यूमेंट मिलने के बाद आहान अपने दुश्मन को ज़्यादा अच्छे तरीके से जानता था। आहान जानता था कि अरमान की वो हालत करने वाले लोग किलर बैंड के थे और विलियम उस वक्त उस प्रकोप का हिस्सा भी था। उसका विलियम से आमना सामना होना बहुत ज़रूरी था। आहान के फेस से ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर असल में उसे वहाँ मौजूद लोगों से बहुत फ़र्क पड़ रहा था। आहान ने जब सबकी तरफ अपनी नज़र घुमाई तब उसे आर्थर नज़र आया। जॉन, सैमुअल स्मिथ, जहांग, उसे सब दिखाई दे रहे थे। वो सबको फ़ोटोज़ की वजह से पहचान पा रहा था। उसे इन सबको नहीं बल्कि बस विलियम को देखना था। जब आहान की नज़र आर्थर पर पड़ी तब आर्थर भी उसे ही देख रहा था। उसकी आंखों में किलिंग इंटेंट साफ नज़र आ रहा था। वाह, यह आर्थर तो मुझसे लड़ने के लिए बेचैन बैठा है, आहान ने मन में सोचा। उसने इस वक्त अपना फाइटिंग स्पिरिट नहीं दिखाया था। उसके बाद उनकी नज़र एक अनजान चेहरे पर पड़ी। उसने फाइटिंग यूनिफॉर्म पहना हुआ था और उसका चेहरा मास्क से कवर्ड था। उसकी हाइट ज़्यादा लंबी नहीं थी और उसका रंग गोरा था। आहान कुछ देर तक उसे देखता रहा और फिर अचानक से उसने कहा, यस, यह विलियम है। उसने विलियम का फ़ोटो तो नहीं देखा था पर उसके डिस्क्रिप्शन को पढ़ा था। डिस्क्रिप्शन के हिसाब से मास्क वाला आदमी विलियम ही था। इस वक्त विलियम और आहान दोनों एक दूसरे को ही देख रहे थे। दोनों की आंखें नफरत में लाल हो चुकी थी और दोनों बस एक दूसरे से लड़ना चाहते थे। एक दूसरे की तरफ नफरत देखकर दोनों एक दूसरे के बारे में श्योर हो गए थे। फाइनली मैंने विलियम को ढूंढ लिया है सीनियर ब्रदर, अब मैं आपका बदला लेकर रहूँगा, आहान ने अपने आप से कहा। उसकी बॉडी में किलिंग इंटेंट बढ़ता ही जा रहा था। आहान विलियम को वहीं पर मारना चाहता था पर उसने किसी तरह अपने आप को रोक लिया। वो जानता था कि वो एक इंटरनेशनल ग्राउंड पर था और साथ ही एक बहुत सीरियस कंपटीशन के लिए वहाँ आया था। अगर उसने कोई भी बेवकूफ़ी की तो इंटरनेशनल मार्शल आर्ट अलायंस उसे छोड़ना नहीं और इंडिया की भी बहुत बदनामी होगी। आखिर वो वहाँ पर रिप्रेजेंट तो इंडिया को ही कर रहा था। उसने एक लंबी सांस ली और अपने आप को शांत किया। उसने अपने किलिंग इंटेंट को शांत किया और फिर नॉर्मल हो गया। इस वक्त स्टेज पर इंटरनेशनल मार्शल आर्ट अलायंस के लोग और कुछ कंट्रीज़ के रिप्रेजेंटेटिव खड़े थे। इंडिया की तरफ से वहाँ पर जाकिर खड़े थे। वो मार्शल आर्ट अलायंस के प्रेसिडेंट तो थे ही, साथ ही इंटरनेशनल मार्शल आर्ट्स अलायंस में भी उनका बहुत नाम था। अपनी पोशियतों और पावर की वजह से सब उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते थे। जाकिर के साथ एक बूढ़े आदमी और खड़े थे। वो उम्र में बहुत बड़े थे, फिर भी उनकी बॉडी पोस्चर परफेक्ट था और उनकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी थी। उनके चेहरे की चमक यंग लड़कों से भी ज़्यादा थी। यह इंटररीजनल मार्शल आर्ट अलायंस के हेड इवान थे। आहान और बाकी सब कंसिस्टेंट्स दूसरे साइड खड़े थे। जैसे ही इवान अपनी जगह से बढ़कर कुछ कदम आगे आए, सब बिल्कुल शांत हो गए। सबका ध्यान इवान पर था। गुड मॉर्निंग एवरीवन, द ग्लोबल मार्शल आर्ट्स कंपटीशन दैट एवरीवन हैज़ बीन वेटिंग फॉर विल ऑफिशियली स्टार्ट टुडे, इवान ने अनाउंस किया। बिना माइक भी उसकी आवाज़ सब लोगों तक पहुंच गई थी। इसके बाद इवान ने अपने 10 साल के एक्सपीरियंस के बारे में बताया। इवान 10 साल से इंटरनेशनल मार्शल आर्ट अलायंस के हेड थे। ग्लोबल मार्शल आर्ट्स कंपटीशन सिर्फ बेस्ट मार्शल आर्टिस्ट चुनने के लिए नहीं होता, बल्कि उस कंपटीशन के दौरान नया इंटरनेशनल मार्शल आर्ट अलायंस हेड भी अपॉइंट होता है। आई एम सो हैप्पी कि आज यहाँ पर यंग जनरेशन से इतने सारे फाइटर्स हैं। आप सब मार्शल आर्ट्स वर्ल्ड के फ्यूचर हैं। आप सब जीतने के लिए एक दूसरे से फाइट करेंगे, पर मैं सबसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ। इस कंपटीशन में जीतना जितना ज़रूरी है उतना ही उसका प्रोसेस और फेयरनेस होना भी ज़रूरी है, इवान ने कहा। यह बात सुनकर सब तालियां बजाने लगे। उन्होंने हाथ का इशारा करके सबको शांत किया। अब मैं आगे के प्रोसेस के लिए इंटरनेशनल मार्शल आर्ट अलायंस के चीफ को बुलाना चाहूँगा।
उसके बाद उन्होंने अपने कदम पीछे ले लिए और अलायंस के चीफ आगे आ गए। गुड मॉर्निंग एवरीवन, चीफ ने कहा। थैंक यू इवान सर फॉर योर वर्ड्स। आपने 10 साल की अपनी जर्नी को बहुत अच्छे से समराइज़ किया है। अब मैं आप सबके साथ आगे का प्रोसेस शेयर करूंगा। यहाँ टोटल 64 कंटेस्टेंट्स हैं। हम आप सबको 16 ग्रुप में डिवाइड करेंगे और फिर ग्रुप्स के बीच में फ़ाइट होगी। जो ग्रुप राउंड में फर्स्ट प्लेस पर आएगा वो नॉकआउट राउंड में जाएगा। नॉकआउट राउंड में 16 लोगों के बीच में होगा। उसके बाद जो जीतेगा और आगे आएगा, आगे राउंड्स में फ़ाइट करता जाएगा। लास्ट में नॉकआउट राउंड 4 लोगों के बीच में होगा। चीफ ने सबको रूल समझाए। सब जानते हैं कि मार्शल आर्ट्स में सबसे ज़रूरी फेयरनेस होती है, पर कुछ डिसीजन लेने मुश्किल हो जाते हैं। इसलिए कंपटीशन की फेयरनेस को बरकरार रखने के लिए इस बार अलायंस ने कुछ लोग चूज़ किए हैं जो कि इस कंपटीशन को जज करेंगे। वी बिलीव दैट एवरी मार्शल आर्टिस्ट शुड अवॉइड बाय द रूल्स एंड विन विद फेयरनेस। अब मैं चाहता हूं कि जज पैनल के लीडर मिस्टर जाकिर अपनी ओथ लें। चीफ ने जाकिर को स्टेज पर इनवाइट किया और खुद पीछे चला गया। आई Jakir swear on the behalf of all the judges from the panel of this year's martial art competition that we will abide by the rules and seek absolute fairness. We will not favor anyone. We will make sure that the decision we take is right and in the favor of the reputation of the International Martial Art Alliance. We will not indulge in any form of cheating. जाकिर ने सबके सामने कसम ली। थैंक यू मिस्टर जाकिर। जाकिर ने वहाँ से जाने के बाद चीफ फिर से आगे आए। Now, I will invite Arthur, the guard captain of the Holy See, to come up on the stage and take the oath on the behalf of all the contestants. चीफ ने आर्थर को इनवाइट किया क्योंकि वो होली कर्स से बिलोंग करता था। आर्थर आगे आया और उस सबके सामने उसने ओथ ली। On the behalf of all the contestants, I, Arthur, swear that we will abide by the rules, we will respect our judges and their decisions. We won't be mischievous and win fair and square. क्या यह लोग अपने ओथ को पूरा कर पाएंगे या फिर उसे तोड़ देंगे? हेलो गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। रैंकिंग लिस्ट से कोई खुश नहीं था और सबको लगता है कि अहान को 4th रैंक नहीं मिलनी चाहिए थी। अगली सुबह सब फाइटिंग वेन्यू पर पहुंचते हैं। वहां पर जाकिर जजेस पैनल की तरफ से ओथ लेते हैं और आर्थर पार्टिसिपेंट्स की तरफ से ओथ लेता है। मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज़, चीफ ने कहा। सब जानते हैं कि इंटरनेशनल मार्शल आर्ट अलायंस बहुत फेयर गेम प्ले करती है, इसलिए ग्रुप्स डिवीज़न से ड्रा निकाला जाएगा। पहले 16 स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट्स चूज़ किए जाएंगे और उसके बाद बचे हुए कंटेस्टेंट्स एक नंबर चूज करेंगे। वो नंबर डिसाइड करेगा कि वो कंटेस्टेंट किस ग्रुप में होगा और किससे फाइट करेगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? चीफ ने पूछा तो सबने एक साथ बोला यस। ओके, तो अब मैं टॉप 16 कंटेस्टेंट के नाम बताता हूँ जो स्ट्रेंथ में बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। आर्थर, विलियम, आहान। चीफ ने सारे कंटेस्टेंट्स के नाम लिए और एक बड़ी स्क्रीन पर सबकी रैंक के हिसाब से नेम्स डिस्प्ले हो गए। अहान का नाम 16 पर था। अहान, पिछली लिस्ट के हिसाब से तो तुम्हारी रैंक 4 थी, तो अब 16th कैसे हो गई? लिस्ट देखने के बाद प्रतीक ने पूछा। वो लिस्ट प्रोपोज्ड लिस्ट थी जो गैम्बलिंग ग्रुप्स ने बनाई थी और यह लिस्ट अलायंस के हिसाब से है। दोनों में बहुत डिफरेंस है, जिनेश ने कहा। इसके बाद चीफ एक बॉक्स लेकर आए जिसमें नंबर्ड बॉल थी। बाकी के पार्टिसिपेंट्स के ग्रुप्स इन बॉल से डिसाइड होने वाले थे। आई होप I am not in the same group as Arthur. Not just Arthur, even William and Ahan are also very strong. Yes, 16 सबसे strong है। इसमें से किसी के साथ फाइट करना आसान नहीं होगा। जितना जल्दी हो सके हमें हार एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए, तभी हम सीरियस इंजरी से बच पाएंगे। जैसे ही ड्रा की अनाउंसमेंट हुई, नीचे खड़े सारे कंटेस्टेंट्स आपस में बात करने लगे। सबका कॉन्फिडेंस बहुत लो था। उन्हें लग रहा था कि इनमें से कोई भी इन 16 फाइटर से फाइट नहीं कर सकता है। अहान रायजादा, अब तुम्हारा क्या होगा? तुम तो अपनी रेपुटेशन की वजह से हार भी नहीं मानोगे। अगर मेरा ग्रुप तुम्हारे साथ आया और मुझे तुमसे फाइट करनी पड़ी तो मैं तुम्हें पहले ही वार्न कर देता हूँ कि वो तुम्हारी आखिरी फाइट होगी। तुम यहाँ आए भले 2 पैरों पर हो, पर जाओगे 4 कंधों पर। अचानक से तेज आवाज़ में स्मिथ ने कहा।
तुम जानते हो लास्ट टाइम जिसने मुझसे ऐसे बात की थी वो अब इस दुनिया में रहा नहीं है। तुम्हें भी उसके पास पहुंचना है क्या? आहान ने कहा। उसे स्मिथ की बातों पर गुस्सा नहीं आ रहा था, बस वो ऐसी इंसल्ट बर्दाश्त नहीं कर सकता था, इसलिए उसने ऐसा कहा। आहान और स्मिथ के बीच की बात सुनकर सब शांत हो गए थे। सबका ध्यान आहान और स्मिथ की बातों पर था। लगता है आहान यहाँ जीतने नहीं बल्कि बस मारने आया है। सबके दिमाग में एक साथ यह थॉट आया। सब इस वक्त आहान को देख रहे थे। सूरज की रोशनी में उसका चेहरा चमक रहा था। उसका चेहरा शांत था और आंखों में एक तूफान था। वो अपने शांत चेहरे के साथ बहुत ही ऑर्डिनरी लग रहा था, पर उसकी बातें उसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना रही थी। आहान आज तक बहुत सारी फाइट्स में इन्वॉल्व हुआ था और उसने हर बार अपने आप को प्रूव किया था। इस मार्शल आर्ट्स कंपटीशन के लिए जितना वो प्रिपेयर्ड और एक्सपीरियंस था, उतना शायद ही कोई और था। उसने कभी किसी को प्रोवोक नहीं किया था, पर अगर कोई उसे प्रोवोक करता था तो वो उसे छोड़ता नहीं था। उसका मानना था कि एक्शन स्पीक लाउडर दैन वर्ड्स। वो हमेशा अपने स्ट्रेंथ के बेसिस पर अपने ओपोनेंट को हराता था। वो सिर्फ एक कोइंसिडेंस होगा। तुम मुझसे तो नहीं बच पाओगे। तुम बस फाइट करने का वेट करो, फिर मैं खुद अपने हाथों से तुम्हारी गर्दन तोड़ूंगा, स्मिथ ने कहा। वो आहान से तुरंत ही लड़ना चाहता था। या वॉट एवर, शो मी योर स्ट्रेंथ ऑन स्टेज, स्टॉप ब्लैबरिंग हियर, आहान ने कैजुअली कहा और उसे इग्नोर करके दूसरी तरफ देखने लगा। वो ज़्यादा देर तक इस बहस में पड़ना नहीं चाहता था। व्हाट, डिड यू जस्ट इग्नोर मी? डिड ही जस्ट इग्नोर मी? स्मिथ ने गुस्से में कहा। उसकी बॉडी से किलिंग इंटेंट एमिट हो रहा था और उसका मन कर रहा था कि वो कंपटीशन के रूल्स तोड़कर स्टेज के नीचे ही आहान पर अटैक कर दे, पर वो ऐसा नहीं कर सकता था। आई विल सी यू ऑन द स्टेज। देखता हूँ जब मुझसे लड़ने की बारी आएगी तब भी तुम ऐसे ही बोल पाओगे या नहीं, स्मिथ ने कहा। आहान ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो अब जो जवाब देने वाला था अपने स्ट्रेंथ के बेसिस पर स्टेज पर देने वाला था। इस वक्त आर्थर, विलियम, डैनी और बहुत सारे टॉप फाइटर्स आहान को ही देख रहे थे। सब आहान को मारने के लिए बेताब थे। सिर्फ एक चीन का फाइटर जिंग था जिसके मन में सिवाय फाइटिंग स्पिरिट के कुछ नहीं था। वो बस आहान को फाइट में हराना चाहता था। जिंग एक बहुत स्ट्रॉन्ग फाइटर था और बुद्धिज़्म को फॉलो करता था। वो भी आहान के साथ टॉप 16 में था। आहान ने इनमें से किसी की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा था। उसे इन लोगों के किलिंग इंटेंट और धमकियों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। वो बस विलियम से बदला लेना चाहता था और अपनी स्ट्रेंथ के बेसिस पर फाइट में अपना बेस्ट देना चाहता था। ओके, क्वाइट नाउ। आई विल रिक्वेस्ट ऑल द कंटेस्टेंट टू लाइन अप एंड पिक अप अ बॉल। सबको बहस करता देख इवान आगे आया और उन्होंने कहा। उनकी आवाज़ इतनी तेज़ और बुलंद थी कि इतने बड़े एरिया में होने के बाद भी यह बात सबके कानों में पहुंच गई थी और सब चुप हो गए थे। सब एक एक करके बॉक्स में से बॉल निकालने लगे। कोई अपने ग्रुप से खुश था तो कोई नहीं भी था। कोई अपनी स्ट्रेंथ को लेकर कॉन्फिडेंट था तो किसी को विश्वास था कि वो जीत नहीं पाएगा। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मेरा ग्रुप आर्थर के साथ है। मैं सपने में भी उसे नहीं जीत सकता हूँ। विलियम को हराने के चांसेस 0 हैं। मैं तो स्टेज पर जाने से पहले ही हार मान लूँगा। अब बॉल निकालने की बारी जियान की थी। बॉल निकालने से पहले उसने आहान की तरफ देखा तो उसकी आंखों में उसके लिए नफरत साफ साफ नज़र आ रही थी। उसने जैसे ही बॉल निकाला वो डिसअपॉइंट हो गया। उसे 15th ग्रुप अलाट हुआ था, पर आहान वाला ग्रुप नहीं। वो आहान को हराने के लिए इंतज़ार नहीं कर सकता था। जियान के पास उसे हराने के लिए अभी भी एक उम्मीद थी। अगर सब सही रहा तो नॉकआउट स्टेज में 15th और 16th ग्रुप की आपस में फ़ाइट होगी, तब शायद उसे आहान से भिड़ने का मौका मिले। नॉट बैड जियान, तुम्हारी रैंक के हिसाब से शायद तुम्हें आहान को मारने का मौका जल्दी मिले, उसके पीछे खड़े स्मिथ ने कहा। तो जियान भी बोला, हा ब्रो, इट इज़ पॉसिबल दैट यू गेट ए चांस अर्लियर दैन मी। जियान और स्मिथ एक दूसरे को नहीं जानते थे, पर फिर भी दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। उन दोनों के बीच में भी यही सिस्टम था। दोनों को सिर्फ इतना पता था कि दोनों एक ही इंसान आहान को मारना चाहते थे। गॉड ब्लेस मी एंड गिव मी द 16th ग्रुप सो दैट आई कैन किल आहान, स्मिथ ने बॉल निकालने से पहले खुद से कहा। उसने जब बॉल निकाला तो उसमें नंबर 48 लिखा हुआ था। उसे अपनी किस्मत पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसे आहान का ग्रुप लौट हुआ था। जियान ने उसे कहा, देखा, मैंने कहा था ना, तुम बहुत लकी हो। यू गोट व्हाट ऑलमोस्ट एवरीवन वांटेड। कॉन्ग्रेचुलेशंस ब्रदर। हा ब्रदर, जियान इज़ टू पोलाइट, स्मिथ ने कहा। उसकी आंखों में बहुत प्राइड था। वो आहान को ऐसे देख रहा था जैसे बस उसे आंखों से ही खा जाएगा। आहान भी उसे घूर रहा था। उसे सब समझ आ रहा था कि वो लोग क्या चाहते हैं, पर उसने उसकी ज़्यादा तरफ ध्यान ना दिया, बल्कि अपना ध्यान स्क्रीन की तरफ कर लिया।
जैसे ही कंटेस्टेंट का ग्रुप डिसाइड होता था उसका नाम स्क्रीन पर आ जाता था। अहान देखना चाहता था कि निर्वाण, जिनेश और प्रतीक को कौन सा ग्रुप अलॉट होता है। निर्वाणा के बॉल पर 5 लिखा हुआ था, मतलब उसका ग्रुप 12 था। ग्रुप 12 में इजिप्ट का जॉन था। निर्वाणा ने जॉन की तरफ फाइटिंग स्पिरिट के साथ देखा। अब बारी जिनेश की थी। जिनेश को 5th ग्रुप अलॉट हुआ था। इस ग्रुप में चाइना का जिंग था। यह देखकर जिनेश घबरा गया था। उसके चेहरे की सारी रौनक फीकी पड़ गई थी, क्योंकि वह यह ग्रुप नहीं चाहता था। प्रतीक, तुम भी तो बुद्धिस्ट हो, तुम्हें मुझे चीन के जिंग के बारे में कुछ बता सकते हो? जिनेश ने प्रतीक से पूछा। हाँ हाँ, जिंग के बारे में कौन नहीं जानता, प्रतीक ने कहा और हंसने लगा। जिंग बुद्धिस्ट सेक्ट को बहुत पावरफुल फाइटर है। उसकी स्ट्रेंथ अहान से कोई कम नहीं है। उसे हम सब मैड मैन ऑफ मार्शल आर्ट्स कहते हैं। वो बचपन से मार्शल आर्ट प्रैक्टिस कर रहा था और उसका ध्यान हमेशा उसी में रहा है। मैं तो कहता हूँ, जब तुम फाइट करने जाओगे तो पहले ही हार मान लेना। सही सलामत वापस आ जाओगे और हाथ पैर भी नहीं टूटेंगे। प्रतीक की बातें सुनकर जिनेश और मायूस हो गया। वो जो कह रहा था वो सब सच था। जिनकी स्ट्रेंथ का जिनेश के लिए मुकाबला करना बहुत मुश्किल होने वाला था। जिनेश इस वक्त बहुत डिप्रेस हो गया था। इसके बाद प्रतीक ने नंबर चूज़ किया और उसे 15th ग्रुप अलॉट हुआ। वो इस ग्रुप में जियान के साथ था। अब जियान को यह पता चला तब उसे अपने मास्टर चैंग की तरफ देखा और मुस्कुराने लगा। वो खुश था कि उसकी टीम में कोई इंडियन था और वो उसे मार सकता था। आहान ने भी ग्रुप देखा पर उसे चिंता नहीं हुई। जियान भले ही बहुत पावरफुल था पर प्रतीक भी कुछ कम नहीं था। अपने मस्त मौला नेचर की वजह से सबने प्रतीक को हल्के में लिया हुआ था, पर उसके स्ट्रेंथ का मुकाबला करना इतना भी आसान नहीं था जितना सब सोच रहे थे। ड्रा खत्म होने के बाद सब स्क्रीन पर देख रहे थे। अगर सब कुछ सही रहा तो जियान, आर्थर और समित मुझसे फाइनल्स में भिड़ेंगे। काश कुछ ऐसा हो जाए कि विलियम्स और मेरा फाइनल मैच हो। मैं सीनियर की उस हालत का बदला लेने के लिए और इंतज़ार नहीं कर सकता हूँ। आहान ने मन में सोचा। वो कैलकुलेट कर रहा था कि कौन जीतेगा और उसका नंबर किसके साथ आएगा। किसी भी राउंड से ज़्यादा उसके लिए ज़रूरी विलियम से फाइट करना था। यह सोचते हुए उसका किलिंग इंटेंट बढ़ गया और वो अपने दांत पीसने लगा। ग्लोबल मार्शल आर्ट्स कंपटीशन बहुत हाई प्रोफाइल कंपटीशन था, जिसमें जीतने वाला फाइटर बेस्ट होगा और यंगर जनरेशन ऑफ मार्शल आर्टिस्ट में उसका सबसे ज़्यादा नाम होगा। ड्रा खत्म हो चुका है और सब अपनी टीम्स में डिवाइड हो चुके थे। कोई बहुत खुश था तो कोई बहुत परेशान था। कुछ ही देर में मैच शुरू होने वाला था। पॉप और वर्ल्ड क्लास एल्डर्स अपनी सीट पर बैठे थे और काल में मैच शुरू होने का इंतज़ार कर रहे थे। सारे फाइटर्स अब एरिना से निकल गए थे और कंपटीशन की तैयारी करने लगे थे। रूल्स के हिसाब से पहले 3 दिन ग्रुप मैचेस के लिए थे। हर ग्रुप के हर दिन 2 मैच होंगे और जीतने वाला अगले राउंड में जाएगा। आहान 16 स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट्स में से एक था। निर्वाणा 12th ग्रुप में था। प्रतीक 15th और जिनेश 5th ग्रुप में था। आहान, प्रतीक, जिनेश और निर्वाणा साथ चल रहे थे। तभी अचानक से प्रतीक ने पूछा, हम लोग बाहर जाकर तैयारी करेंगे या फिर यहाँ रुककर मैच देखेंगे? इस पर निर्वाणा ने कहा, मेरे हिसाब से हमें यहीं रुकना चाहिए और अपने ओपोनेंट्स को फाइट करते हुए देखना चाहिए। अगर हमें हमारे ओपोनेंट्स के मूव्स के बारे में पता चल जाए तो यह हमारे लिए अच्छा होगा। यह कंपटीशन निर्वाणा के पास अपनी मेंटल और फिजिकल स्ट्रेंथ दिखाने का सबसे अच्छा मौका था। निर्वाणा का मकसद फाइट करना और अच्छी रैंक लाना था। हम कितना भी उन्हें क्लोजली ऑब्जर्व कर लें, उन्हें हराना इम्पॉसिबल है, जिनेश ने कहा। वो इस वक्त बहुत नेगेटिव हो गया था और बहुत मायूस था। जिंग के बारे में जानने के बाद उसमें बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं बचा था। उसका फाइटिंग स्पिरिट बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। उसकी बातें सुन आहान ने कहा, आई थिंक निर्वाणा बिल्कुल सही कह रहा है। फाइट में जो होगा देखी जाएगी, पर इस वक्त हमें फाइटर्स को ऑब्जर्व करना चाहिए, फ्यूचर में काम आएगा। ठीक है, अगर निर्वाणा और आहान फाइट देखना चाहते हैं तो वही चलते हैं, प्रतीक ने कहा। जिनेश ने कुछ नहीं कहा, बस सबके साथ फाइटिंग एरिया की तरफ चला गया। जब वो लोग वहां पर पहुंचे तब प्रतीक की नज़रें एक जगह पर आकर अटक गई। उसने एक्साइटेड होते हुए कहा, ओह माय गॉड, आई कांट बिलीव दिस, इतनी सुंदर लड़की यहाँ पर आई है। जैसे ही प्रतीक ने यह बात बोली सब उस लड़की की तरफ देखने लगे। वीआईपी एरिया में एक लड़की खड़ी थी जिसने वाइट कलर का रोब पहना हुआ था। वो चारों वीआईपी सूट से दूर थे, पर फिर भी उन्हें उस लड़की की खूबसूरती साफ साफ नज़र आ रही थी। उसके बाल काले और लंबे थे। उसके फेशियल फीचर्स बहुत शार्प थे और उसकी आंखों के तारों की तरह चमक रही थी। रोब में से भी उसकी बॉडी के कट्स और कर्व साफ नज़र आ रहे थे। उसे देखकर कोई भी लड़की जेलस हो सकती थी।
इस वक्त सबकी नज़रें उस लड़की की तरफ थी। सब उसे देख रहे थे और उसकी खूबसूरती को एडमायर कर रहे थे। या सी इज़ द होली मेडन ऑफ द होली सी, हर नेम इज़ टिफानी। कोई इस लड़की को देखते ही पहचान गया था। वो अपनी एक्साइटमेंट रोक नहीं पाया और उसे ज़ोर से कहा, ओह माय गॉड, अगर मैंने इन्हें अपनी आंखों से नहीं देखा होता तो मुझे कभी विश्वास नहीं होता कि कोई इतना सुंदर हो सकता है। सी इज़ फ्लॉलेस, शी लुक्स सो रॉयल एंड नोबल, शी इज़ अ ब्यूटी रीडिफाइंड, आई कैन सी हर ऑल द डे। सुंदरता में कोई भी होली मेडन का मुकाबला नहीं कर सकता है। सब टिफ़नी की तारीफ़ कर रहे थे। आहान ने भी उसकी तरफ देखा और वो भी उसकी खूबसूरती से इम्प्रेस हो गया। वो सिर्फ उसके अपीयरेंस से इम्प्रेस नहीं हुआ था बल्कि उसके टेम्परामेंट से भी हुआ था। टिफ़नी ने किसी के भी कॉम्प्लीमेंट्स का कोई जवाब नहीं दिया था। वो बस वहाँ पर एक्सप्रेशनलेस चेहरे के साथ खड़ी थी। उसे यह सब सुनने की बहुत आदत थी। वो इन बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी। हेलो इवान सर। टिफ़नी स्टेज पर आई और उसने स्माइल के साथ इवान को ग्रीट किया। इसके बाद उसने जाकिर इंटरनेशनल मार्शल आर्ट अलायंस के चीफ को भी ग्रीट किया। फिर वो इवान के साइड में जाकर बैठ गई। कुछ मिनट बाद एक यंग लड़का माइक के साथ स्टेज पर आया और अपना अटेंशन पाने के लिए उसने माइक में 2 बार हेलो हेलो बोला। जब सबका ध्यान उस यंग लड़के की तरफ था तब उसने कहा, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, द ग्लोबल मार्शल आर्ट्स कंपटीशन इज़ अबाउट टू बिगिन। द फर्स्ट मैच इज़ बिटवीन द गार्ड कैप्टन ऑफ होली सी ऑर्थर एंड द फाइटर फ्रॉम फ्रांस। होस्ट ने अनाउंस किया। इस अनाउंसमेंट के साथ ही सब लोग क्लैप और हूट करने लगे। बहुत सारे आर्थर को सपोर्ट्स करते थे तो उसका नाम भी चिल्ला रहे थे, आर्थर आर्थर आर्थर। दोनों बहुत कॉन्फिडेंटली स्टेज पर आए। आर्थर को सब जानते थे पर जो फ्रेंच फाइटर था वो शायद फ्रांस में बहुत फेमस था पर यहाँ उसे कोई नहीं जानता था। फ्रेंच फाइटर कॉन्फिडेंट कम हो गया और घबराया हुआ ज़्यादा था। दोनों ने स्टेज पर आकर पहले एक दूसरे को ग्रीट किया और फिर जजेस को ग्रीट किया। उसके बाद आर्थर ने इवान के पास बैठी टिफ़नी को देखा। आर्थर का फाइट में हिस्सा लेने का सबसे बड़ा कारण टिफ़नी ही थी। टिफ़नी से शादी करने के लिए आर्थर का ग्लोबल मार्शल आर्ट्स कंपटीशन जीतना बहुत ज़रूरी था। जब दोनों स्टेज पर आए तब होस्ट ने कहा, आई विल इंट्रोड्यूस यू टू द रूल्स नाउ। इस बार कंपटीशन में 3 राउंड होने वाले हैं और हर राउंड 3 मिनट का होगा। फाइटर लड़ने के लिए कोई भी टेक्निक यूज़ कर सकता है। वो चाहे तो बेयर हैंड्स के साथ फाइट कर सकता है या फिर स्वॉर्ड या किसी और वेपन का इस्तेमाल भी कर सकता है। पर अगर इनमें से कुछ हो जाए तो फाइटर को तुरंत फाइट रोकनी पड़ेगी। पहला, अगर कोई फाइटर इंजरी की वजह से नीचे गिर जाता है तो दूसरा फाइटर अटैक नहीं कर सकता। पहले रेफरी उस इंजर्ड फाइटर की कंडीशन चेक करेगा और फिर वो डिसाइड करेगा कि फ़ाइट कंटिन्यू हो सकती है या नहीं। दूसरा, अगर कोई फाइटर गिव अप करना चाहता है कंपटीशन शुरू होने से पहले या बीच में, अगर कोई फाइटर हार मान ले तो उसका ओपोनेंट अटैक नहीं कर सकता। और तीसरा, अगर कोई फाइटर मर जाए तो वो कंपटीशन वहीं पर ओवर हो जाएगा। होस्ट ने सारे रूल्स अच्छे से समझाए। सबने रूल्स का बहुत ध्यान से सुना और समझ लिया था। तो यह है हमारे रूल्स। अगर किसी ने भी इन्हें वायोलेट किया तो फिर वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा और साथ ही इंटरनेशनल मार्शल आर्ट अलायंस उसे पनिश भी करेगा। मैं सबको अभी भी वार्न कर देता हूँ कि वो पनिशमेंट बहुत सीवियर हो सकती है, इसलिए कोई भी रूल्स न तोड़े तो ही बेहतर होगा, होस्ट ने कहा और सबकी तरफ देखा। ऑल राइट, देयर आर द रूल्स, डू यू टू हैव एनी ऑब्जेक्शंस? होस्ट ने आर्थर और फ्रांस के फाइटर से पूछा। नो, आर्थर ने कॉन्फिडेंटली कहा और फ्रांस के फाइटर ने घबराते हुए अपनी गर्दन हिला दी। वो स्टेज पर आ चुका था, इसलिए अब उसके पास फाइट के रूल्स मानने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था। ओके देन, सिंस देयर इज़ नो ऑब्जेक्शन वी विल स्टार्ट द फाइट, होस्ट ने कहा और स्टेज से नीचे आ गया। दोनों फाइटर्स अब स्टेज पर अकेले थे और लड़ने के लिए तैयार थे। आर्थर ने अपनी बॉडी में एनर्जी सर्च करनी शुरू की और जैसे ही वो अटैक के लिए तैयार हुआ, फ्रांस का फाइटर चिल्लाया, आई सरेंडर, आई सरेंडर। वो बुरी तरह से कांप रहा था और उसके पूरे शरीर पर पसीना आया हुआ था। यह सुनकर सब बहुत हैरान हो गए। आर्थर ने सिर्फ एक ही कदम बढ़ाया था पर उससे पहले ही उसके ओपोनेंट ने हार मान ली थी। तुम श्योर हो कि तुम फाइट से पहले ही हार मानना चाहते हो? रेफरी ने पूछा। हाँ, मैं हार मानता हूँ, उस फाइटर ने हाँफते हुए कहा। इतना बोलने के बाद उसने चैन की सांस ली और उसकी घबराहट भी खत्म हो गई। व्हाट, मैच से पहले ही इसने हार मान ली? किसी ने कहा। फर्स्ट मैच इज ओवर, आर्थर विंस द मैच, रेफरी ने अनाउंस किया। आर्थर जैसा कोई नहीं है, आर्थर का सपोर्टर चिल्लाया।
आर्थर का बॉडी ऑरा ही ऐसा है कि उसके सामने वाला इतना डर गया कि उसके पहले ही उसने हार मान ली। आर्थर भी इस जीत से खुश था। बिना लड़े वो एक फाइट जीत गया था और यह उसके लिए एक अच्छी शुरुआत थी। जीत चाहे जैसे भी हो, जीत तो जीत होती है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आर्थर ने जानबूझकर अपना ऑरा रेंज किया था। उसे पहले ही देख लिया था कि उसका अपोनेंट कितना डरा हुआ है, इसलिए शायद उसने ऐसा किया हो। जिनेश ने कहा, यह तो ब्लाइंग हुई ना। आर्थर एक मैच भी जीत लिया और उसकी एनर्जी भी यूज़ नहीं हुई। प्रतीक ने कहा, यह भी हो सकता है, पर हमें याद रखना चाहिए कि पहले सिर्फ 20 फाइटर्स आने वाले थे, पर अब 64 फाइटर्स आए हैं, तो स्ट्रेंथ के मामले में कोई तो बहुत वीक होगा ही। अगर ऐसा रहा तो फिर आगे के मैचेस देखने में भी बहुत मज़ा आएगा, निर्वाणा ने कहा। और उसकी मार्शल आर्ट्स की समझ बहुत अच्छी थी, इसलिए वो समझता था कि स्ट्रेंथ में किस लेवल पर फ़र्क हो सकता है। आहान ने कुछ कहा नहीं, पर वो उन तीनों की बातों से सहमत था। इस कंपटीशन का लेवल अब तक के हुए कंपटीशन से बहुत अलग था। पहला मैच ऐसा होने के बाद सब बस इसके बारे में ही बात कर रहे थे। वीआईपी जोन में बैठे जाकिर, इवान और बाकी जजेस भी इसके बारे में ही बात कर रहे थे। आर्थर हॉलीसी का गार्ड कप्तान बनना डिजर्व करता है। ही इज़ टू स्ट्रॉन्ग। मैंने आज तक इतने सारे मैचेस देखे हैं, पर मैच शुरू होने से पहले ही किसी ने सरेंडर कर दिया, यह मैंने भी पहली बार देखा है। इवान ने कहा, वो आर्थर की तारीफ करने का मौका छोड़ना नहीं चाहते थे। शायद वो आर्थर से लड़ना ही नहीं चाहता था। हो सकता है वो बाकी फाइटर्स के साथ लड़ने के लिए अपनी एनर्जी प्रिजर्व कर रहा है, पॉप ने हम्बली कहा। वो भले ही उस फ्रेंच फाइटर का साइड ले रहे थे, पर देखने वाले ने साफ देखा था कि वो किस तरह कांप रहा था। सब जब आर्थर की तारीफ के पुल बांध रहे थे, तब जाकिर के दिमाग में भी कुछ चल रहा था। आर्थर सचमुच बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसका ऑरा मुझे यहाँ तक फील हुआ। ऐसे में अगर उसकी फाइट आहान के साथ हुई तो क्या होगा, इसका अंदाज़ा लगा पाना मुश्किल है, उन्होंने मैच में सोचा। वो आहान की परफॉर्मेंस से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस थे और उन्होंने आहान पर पूरा भरोसा भी किया था, पर अब आर्थर को देखकर उन्हें आहान को लेकर थोड़ी चिंता हो रही थी। जब दोनों फाइटर स्टेज से नीचे आ गए, तब होस्ट फिर से अपने माइक लेकर स्टेज पर पहुंच गया। तो कैसा लगा आपको पहला राउंड? आई वंडर इफ एनीवन एंजॉयड इट, होस्ट ने पूछा। नो, सबने एक साथ बोला। वो जिस तरह का एक्शन देखने वहां आए थे, वैसा वहां कुछ नहीं हुआ था। आर्थर अटैक करता उससे पहले ही उसके ओपोनेंट ने सरेंडर कर दिया था। दैट्स ट्रू, एक्चुअली आई डिडंट एंजॉय इट बिकॉज देयर वाजंट एनीथिंग टू एंजॉय, हाउएवर इट इज़ जस्ट द बिगिनिंग, होस्ट ने कहा। राउंड्स तो अभी शुरू हुए हैं, मुझे यकीन है कि आगे के राउंड्स बहुत इंटेंस होंगे और हम बहुत इंजॉय करेंगे। होस्ट की बात सुनकर सब एक्साइटेड हो गए और क्लैप करने लगे। इसके बाद होस्ट ने अगले 2 फाइटर्स को बुलाया। एक अफ्रीका का फाइटर था और एक रशिया का। दोनों स्टेज पर आए और उन्होंने एक दूसरे की अच्छी टक्कर दी। लास्ट में रशिया का फाइटर जीत गया। इस मैच के बाद काफ़ी लोग सेटिस्फाइड थे कि यहाँ कुछ फाइटर्स लड़ने के लिए भी आए हैं। नेक्स्ट अप वी हैव विलियम फ्रॉम डार्क काउंसिल एंड अपोजिट हिम वी हैव ली फाइटिंग फ्रॉम अमेरिका, होस्ट ने अनाउंसमेंट की और विलियम का नाम सुनते ही सब बहुत खुश हो गए। सब जानते थे कि विलियम पावर हाउस ऑफ एनर्जी था। अभी अभी आर्थर बिना लड़े जीत कर गया था। विलियम भी आर्थर से कुछ कम नहीं है, उसे लड़ने का मौका मिलेगा या उसके ओपोनेंट भी हार मान लेगा। किसी ने कहा, मेरे लिए तुम्हारा फाइट जीतना ज़्यादा ज़रूरी है, आहान ने मन में सोचा। विलियम को स्टेज पर आता देख उसकी नज़र सिर्फ विलियम पर थी। क्या आहान विलियम को अच्छे से ऑब्जर्व करके उसे हरा पाएगा? देखते हैं कि विलियम कैसे फाइट करता है, वो भी आर्थर से कम थोड़े हैं, होस्ट ने कहा। वो ऑडियंस में एक्साइटमेंट भरना अच्छे से जानता था। फाइट शुरू होने वाली थी, इसलिए होस्ट स्टेज से नीचे आ गया। दोनों साइड से दोनों फाइटर स्टेज पर आ गए। विलियम ने एक कोट और मास्क पहना हुआ था, तो बहुत मिस्टीरियस और टेरिफाइंग वाइब्स दे रहा था। बहुत लोग विलियम के लिए चीयर कर रहे थे। विलियम का अपोनेंट भी बहुत कॉन्फिडेंटली स्टेज पर आ गया था। डू यू वांट मी टू रिपीट द रूल्स, रेफरी ने पूछा। नो, दोनों ने एक साथ कहा। ओके देन लेट द फाइट बिगिन, रेफरी ने फाइट शुरू होने का इशारा किया। जैसे ही फाइट शुरू हुई, विलियम ने पहले अटैक किया। उसने ली को सबसे पहले स्टमक पर मारा। इससे ली का बैलेंस बिल्कुल बिगड़ गया। ली ने खुद को संभाला और विलियम को पंच करने की कोशिश की, पर विलियम ने उसका पंच डॉज कर दिया। इसके बाद विलियम हवा में उछला और उसने अपनी हथेली साइड में ली। फिर उसने ली को इस तरफ मारा कि उसके हाथ की हड्डी टूट गई। जब ली के हाथ की हड्डी टूट गई तो वह अपना हाथ बिल्कुल नहीं हिला पा रहा था।
तब विलियम को अच्छा मौका मिला और उसने लगातार ली के फेस पर पंच किया। ली का चेहरा खून से लाल हो चुका था, उसके चेहरे से खून टपक रहा था। होल्ड, रेफरी ने कहा, क्योंकि ली अधमरा हो चुका था। तुम आगे फाइट करना चाहते हो? रेफरी ने ली से पूछा। नो, आई सरेंडर, ली ने कहा। मैच कुछ ही सेकंड्स में ख़त्म हो गया। विलियम के तरीके को देखकर सब हैरान थे। उसने शुरू में ही अपने ओपोनेंट का हाथ तोड़ दिया, जिसे उस फाइट बैक करने का मौका ही नहीं मिला। उसने किसी की तरफ देखा ही नहीं, पर उसने अहान को ज़रूर देखा था। अहान भी उसे ही देख रहा था। दोनों ही अपने मोटिव को लेकर बहुत क्लियर थे। विलियम इसके बाद स्टेज से नीचे आ गया। उसके लिए यह मैच बहुत सिंपल था। ली ना ज़्यादा अटैक्स कर पाया था और ना ही विलियम के अटैक सहन कर पाया था। विलियम तो बहुत खतरनाक है। विलियम ने अपने ओपोनेंट को सरेंडर करने का मौका भी नहीं दिया था। मैं तो सोच रहा हूँ कि अगर रेफरी बीच में नहीं आता तो ली का क्या होता। अब जो भी विलियम के अपोजिट आएगा वो फाइट करने से पहले ही सरेंडर कर देगा। विलियम को स्टेज से नीचे आता देख सब उसके बारे में बात करने लगे। यह विलियम खुद को समझता क्या है? यह बस एक कंपटीशन है। इसमें किसी को जान से मारना ज़रूरी थोड़े है। फाइटिंग स्पिरिट होना चाहिए, किलिंग इंटेंट नहीं, प्रतीक ने कहा। प्रतीक, ऐसा क्या हो सकता है कि चाइना का किंग भी ऐसा ही हो? क्या वो मेरी जान लेना चाहेगा? जिनेश ने पूछा। वो इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट फाइटर था, पर यहाँ फाइट करने में उसे बहुत डर लग रहा था। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। जिंग सिर्फ तुम्हें हराने की कोशिश करेगा, मारने की नहीं। वो बुद्धिज़्म को फॉलो करता है ना, वो किसी की जान नहीं लेगा, प्रतीक ने कहा। यह सुनकर जिनेश ने चैन की सांस ली। अहान, मैंने देखा कि मैच के बीच में विलियम ने तुम्हें 2 बार देखा और मैच खत्म होने के बाद भी वो तुम्हें ही देख रहा था। तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो क्या? निर्वाणा ने अहान से पूछा। हाँ, मैं उसे जानता हूँ। उसने मेरे सीनियर अरमान सर के पैर तोड़े थे, अहान ने कहा। जब भी मेरी इससे फाइट होगी तो मैं मरूंगा या फिर यह मरेगा। यह सुनकर अहान के तीनों साथी हैरान हो गए थे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि अहान और विलियम के बीच में कुछ हो सकता है। तीनों की आंखें शौक थी कि उसकी वजह से बड़ी हो गई थी। अहान, तुम बहुत पावरफुल हो और दिल के अच्छे हो, पर विलियम बिल्कुल अच्छा नहीं है। वो बस सबको मारना चाहता है, इसलिए तुम ऐसा करना, तुम ही विलियम को मार देना। उसका ज़िंदा रहना ज़्यादा डेंजरस है, प्रतीक ने कहा। वो लोगों को जान से मारने में विश्वास नहीं रखता था, पर विलियम को मारने की इच्छा जाहिर करने में उसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। प्रतीक की बात सुनकर अहान हंसने लगा। वहीं निर्वाणा मायूस हो गया। उसके और अहान के बीच का डिफरेंस बढ़ता ही जा रहा था। उसके बाद अगला मैच शुरू हुआ। विलियम की स्ट्रेंथ देखकर एक फाइटर इतना डर गया था कि वो यह मैच हार गया और उसका ओपोनेंट जो उसके वीक था वो जीत गया। 4 मैचेज हो चुके थे। 5th मैच हुआ और फिर 6th मैच में बारी जिनेश की थी। इस वक्त जिनेश बहुत घबराया हुआ था। प्रतीक, पक्का जिंग मुझे नहीं मारेगा ना? जिनेश ने पूछा। जिनेश, जिंग बुद्धिस्ट है और वो उसे दिल से मानता भी है, इसलिए वो तुम्हें नहीं मारेगा। पर हाँ, इसका मतलब यह नहीं है कि उसके अटैक्स हल्के होंगे। वो अपना 100% देगा, जिसे तुम शायद काउंटर भी ना कर पाओ, इसलिए संभल कर रहना, प्रतीक ने कहा। होस्ट के अनाउंसमेंट के बाद दोनों फाइटर स्टेज पर आए। दोनों ने जजेस और ऑडियंस को ग्रीट किया। उसके बाद दोनों ने एक दूसरे को ग्रीट किया। मुझे बहुत खुशी है कि मुझे फाइनली फ़ाइट करने का मौका मिल रहा है, जिंग ने कहा। ब्रो, मैं इंडिया का फाइटर हूँ और प्रतीक का बहुत अच्छा दोस्त भी हूँ, जिनेश ने कहा। हाँ हाँ, चिंता मत करो, मैं तुम्हें जान से नहीं मारूंगा, जिंग ने कहा। जिनेश को इतना परेशान देखकर जिंग ने फिर से कहा, यह सिर्फ एक फ़ाइट है। हम पॉइंट्स और पोजीशन के लिए लड़ रहे हैं। मेरी आपसे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है जो मैं आपको जान से मारना चाहूँगा। ओके, जिनेश ने कहा और फाइट के लिए तैयार हुआ। इसके बाद रेफरी ने पूछा, शुड आई रिपीट द रूल्स? नो, दोनों ने एक साथ कहा। ऑल राइट, देन लेट द मैच बिगिन, रेफरी ने कहा और फाइटिंग एरिया से साइड हो गया। जिनेश, पहला मूव आप करो, जिंग ने कहा। जिनेश हार नहीं मान सकता था। वो माहेश्वरी फैमिली का सक्सेसर था और उसकी स्ट्रेंथ इतनी भी कमज़ोर नहीं थी कि वो लड़ ही नहीं सके। उसने खुद को तैयार किया और जिंग को पंच मारने के लिए रेडी हुआ। उसने अपना पूरा फोर्स यूज़ करके जिंग को पंच किया था, पर जिंग ने उसे डॉज करने की जगह अपने दूसरे हाथ से उसे ब्लॉक कर दिया था। जिनेश को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि उसका यह पंच ब्लॉक किया जा सकता था। जिंग ने इतना पावरफुल पंच सिर्फ ब्लॉक ही नहीं किया था, बल्कि वो बहुत रिलैक्स्ड भी था। उसके बाद जिंग ने अपने अटैक शुरू किए। दोनों के बीच में एक अच्छी फाइट हुई। ऑडियंस भी इस फाइट को बहुत एंजॉय कर रही थी।
जिनेश ने बहुत देर तक जिंग के अटैक्स डॉज किए थे, पर इसके बाद वो बहुत थक गया और उसे काउंटर अटैक करने का मौका भी नहीं मिल रहा था। तब उसने कहा, आई सरेंडर। वो बहुत बुरी तरह हाँफ रहा था। स्टॉप, रेफरी ने तुरंत कहा। व्हाट इज़ दिस मिस्टर जिनेश, आपने इतनी जल्दी हार मान ली? मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको जान से नहीं मारूंगा। थोड़ी देर तो और फाइट करते। जिंग बहुत डिसअपॉइंटेड था। ओके, द मैच इज ओवर। यह फाइट जिंग ने जीती है, रेफरी ने कहा। दोनों स्टेज से नीचे आ गए। जिंग के चेहरे पर जीत की खुशी नहीं थी, क्योंकि वो अपनी पूरी स्ट्रेंथ नहीं दिखा पाया था। जिंग के नीचे आने के बाद सब उसके बारे में बात करने लगे। कंपटीशन की शुरुआत से सबकी नज़र आर्थर, विलियम, जिंग और आहान पर थी। सबकी नज़र में जिंग में कोई खास पावर नहीं थी, क्योंकि वो जिनेश को ज़्यादा चोट नहीं पहुंचा पाया था। जिंग तो कुछ खास नहीं निकला। अब देखते हैं आहान हमारी मुद्दों पर खरा उतरता है या नहीं, किसी ने कहा। इतने राउंड्स होने के बाद अब बाकी राउंड्स लंच के बाद होने वाले थे। आहान का मैच लंच ब्रेक के बाद होने वाला था। लंच के बाद प्रतीक और निर्वाणा अपने अपने मैच जीत गए थे। निर्वाणा बहुत कामली अपना मैच जीत गया था, पर प्रतीक को बहुत मेहनत करनी पड़ी थी। उसका मैच बहुत थका देने वाला था। प्रतीक, तुम तो मैच में इंटरेस्टेड भी नहीं हो, फिर जीतने के लिए इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? जिनेश ने पूछा। वो इस वक्त बहुत मायूस था, क्योंकि इंडिया से 4 फाइटर्स आए थे, जिनमें से 2 अपनी फाइट में जीत चुके थे और आहान की जीत पर किसी को डाउट नहीं था। सिर्फ जिनेश था जो हार गया था। मेरा भले ही मार्शल आर्ट्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है, पर अगर मैं नहीं जीता तो मेरे मास्टर मेरा बैंड बजा देंगे, प्रतीक ने कहा। आहान भी मन में सोच रहा था कि प्रतीक बहुत पावरफुल है। अगर वो मार्शल आर्ट्स को सीरियसली लेता तो दुनिया भर में उसका बहुत नाम होता। उसकी मेंटल और फिजिकल स्ट्रेंथ दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती थी। सारे मैचेस के बाद अब 16th ग्रुप के मैचेस होने वाले थे। पहला मैच स्मिथ ग्रीन और ऑस्ट्रेलिया के माइकल के बीच में था। आहान माइकल के बारे में जानता था, क्योंकि रक्षित ने उसके बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भेजी थी। वो अपनी फैमिली में सबसे पावरफुल था और सक्सेसर भी था। मैच शुरू होने से पहले आहान ने कहा, तुम लोग मैच एंजॉय करो, मैं मेरे मैच की तैयारी करता हूँ। ब्रो, आर यू सीरियस? तुम्हारी जो स्ट्रेंथ है उसके बाद तुम्हें प्रिपेयर करने की क्या ज़रूरत है, प्रतीक ने कहा। मैं कभी अपने ओपोनेंट को अंडर एस्टिमेट नहीं करता। प्रिपरेशन हर मैच से पहले बहुत ज़रूरी है, आहान ने कहा। ओके, प्रतीक ने कहा। इसके बाद आहान कंटेस्टेंट वेटिंग एरिया में चला गया। उसे वहां जाता देख सबकी नज़रें उसी पर थी। स्मिथ और माइकल की लाइमलाइट आहान पर चली गई थी, जिस वजह से उन दोनों को बहुत गुस्सा आ रहा था। लोगों ने आपस में आहान और उनके स्ट्रेंथ के बारे में बात की और उसे ही देखते रहे। आहान ने सबको इग्नोर करके अपना ध्यान स्टेज पर लगाया हुआ था। आज का फाइनल मैच उसका ही था। डू यू नो द रूल्स ऑफ शुड आई रिपीट दैम? रेफरी ने पूछा। वी नो, दोनों ने एक साथ कहा। देन बिगिन, रेफरी ने कहा, और मैच शुरू हो गया। दोनों बहुत पावरफुल फाइटर्स थे, इसलिए मैच बहुत एक्साइटिंग हो रहा था। ऑडियंस भी बहुत एंजॉय कर रही थी, पर यह ज़्यादा देर तक नहीं चला। अगले राउंड में माइकल चिल्लाया और ज़मीन पर गिर गया। द मैच इज ओवर, स्मिथ विंस द मैच, तुरंत रेफरी ने कहा। आहान शुरू से मैच देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि माइकल इतने अजीब तरह से क्यों गिर गया था। माइकल को कोई सीरियस इंजरी भी नहीं हुई थी। आहान को ऐसा लग रहा था जैसे माइकल स्मिथ से जानबूझकर हारा था। इंटरेस्टिंग, इन दोनों ने पहले ही डील कर ली थी क्या? आहान ने मन में सोचा। ऑडियंस में भी किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह मैच इतना अब्रप्टली कैसे ओवर हो गया, पर किसी ने भी इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचा था। सब अगले मैच के बारे में सोचने लगे। अगला मैच आहान और फ्रेडी के बीच में था। जैसे ही होस्ट ने अनाउंसमेंट किया, पूरा एरिया शांत हो गया था। मिस्टर आहान, अब आपकी बारी है, स्टाफ मेंबर ने कहा। ओके, थैंक यू, आहान ने कहा और स्टेज की तरफ आ गया। आहान अपने मैच में कैसा परफॉर्म करेगा? जब आहान स्टेज पर आया तो सब चिल्लाने लगे, देखो आहान आ गया। सब बहुत एक्साइटेड थे। यह आज का लास्ट मैच था और ऑडियंस में आहान को फाइट करते देखने का बहुत एक्साइटमेंट था। शाम के 7 बज रहे थे और सनसेट की वजह से पूरा शहर लाल हो गया था। रात होने वाली थी, पर फिर भी ऑडियंस में लोग बढ़ रहे थे। सब आहान के लिए चीयर कर रहे थे। वहीं आहान हमेशा की तरह बहुत काम और कंपोज था। उसकी आंखों में फाइटिंग स्पिरिट था और वो लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार था। दूसरी तरफ से फ्रेडी आया। फ्रेडी भी बहुत शांत था, पर उसके अंदर फाइटिंग स्पिरिट नज़र नहीं आ रहा था। उसका फिजिक बिल्कुल अट्रैक्टिव नहीं था। किसी ने उसकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा था। स्टेज पर आने के बाद दोनों ने ऑडियंस और जजेस को ग्रीट किया और फिर एक दूसरे को ग्रीट किया।
आप अहान रायजादा सर है ना? आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई, फ्रेडी ने कहा। हाउ डू यू डू मिस्टर फ्रेडी? अहान ने भी स्माइल के साथ पूछा। उसने अपने मन में फ्रेडी का अच्छा इंप्रेशन बना लिया था। सर, मैं आपकी स्ट्रेंथ अच्छे से जानता हूँ। मुझे पता है कि आपका और मेरा कोई मुकाबला नहीं है, पर फिर भी मैं अपना 100% दूंगा। डर कर भागने से अच्छा लड़कर हारना है, फ्रेडी ने कहा। आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। यह बस एक मैच है। हम यहाँ जीतने के लिए लड़ रहे हैं और दोनों को ही इस फाइट से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ज़्यादा मत सोचो, अहान ने कहा। यस, थैंक यू, फ्रेडी ने कहा। उसे अहान की बात का पूरा मतलब समझ नहीं आया था। आप दोनों रूल्स जानते हैं या मैं रिपीट करूं? रेफरी आगे आया और उसने पूछा। नो नीड, दोनों ने एक साथ कहा। ओके देन बिगिन, रेफरी ने कहा। रेफरी के फाइटिंग एरिया क्लियर करते ही फ्रेडी अटैक करने के लिए तैयार हुआ। सॉरी, फ्रेडी ने अहान से कहा और उसकी तरफ तेज़ स्पीड में भागा। उसकी स्पीड ज़्यादा तेज़ भी नहीं थी। उससे पहले जो फाइटर्स थे वो तूफान से भी ज़्यादा तेज़ थे, पर फ्रेडी की स्पीड वैसी नहीं थी। वो भागते हुए अहान के पास आया और उसने अहान की गर्दन की तरफ अपने हाथ से चॉप मूव किया। अहान ने उसके अटैक को आसानी से डॉज कर दिया। उसके बाद फ्रेडी उस पर लगातार मूव्स करता रहा और अहान हर मूव्स को डॉज करता रहा था। अहान ने एक बार भी अटैक या काउंटर अटैक करने की कोशिश नहीं की थी। यह क्या हो रहा है? अहान कोई मूव क्यों नहीं कर रहा है? यह कोई मजाक है क्या? फ्रेडी अहान को सप्रेस कैसे कर सकता है? इस वक्त ऑडियंस को बहुत बड़ा शॉक मिला था। उन्होंने अहान से जैसे परफॉर्मेंस की उम्मीद नहीं की थी, उसने वैसा परफॉर्मेंस नहीं किया था। अहान कोई मूव ही नहीं कर रहा था। ऑडियंस ही नहीं, वॉरियर्स और फाइटर्स भी बहुत हैरान थे। उन्हें भी समझ नहीं आ रहा था कि अहान क्या करना चाह रहा था। किसी ने अहान को इस तरह नहीं देखा था। सब जानते थे कि अहान इससे बेहतर फाइट कर सकता है और आसानी से फ्रेडी को हरा सकता है, पर वो ऐसा कुछ नहीं कर रहा था। थैंक यू अहान सर, आप में बहुत पेशेंस है। आपने मुझे मेरी सबसे पावरफुल टेक्निक दिखाने का मौका दिया। अचानक से फ्रेडी ने अपने अटैक्स करने के बंद किए और अहान की तरफ रिस्पेक्टफुली झुक गया। उसने जो टेक्निक यूज़ की थी वो उसके लिए सबसे स्पेशल थी और वो जानता था कि अहान जानबूझकर उन्होंने डोज कर रहा है और कोई अटैक नहीं कर रहा था। अगर अहान अटैक कर देता तो फ्रेडी वो रजिस्ट नहीं कर पाता। यह सब अहान ने इसलिए किया था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि फ्रेडी बहुत बुरी तरह से हारे और उसकी बदनामी हो। जब अहान उसके बारे में इतना सोच रहा था तो फिर फ्रेडी उसकी तरफ रिस्पेक्टफुल कैसे नहीं होता। यू आर वेरी पोलाइट। आज तुम्हारी स्ट्रेंथ इंक्रीज हुई है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, अहान ने कहा। थैंक यू फॉर योर टॉलरेंस। अब से आप मेरे आइडल हैं और मैं आपको ध्यान में रखकर मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिस करूंगा। आई होप जब हम अगली बार मिलें तब मैं और बेहतर फाइटर्स परफॉर्म कर पाऊँ, फ्रेडी ने रिस्पेक्टफुली कहा। आई गिव अप। उसने बाद में वो रेफरी की तरफ मुड़ा और उसने गिव अप कर दिया। रेफरी कोई साधारण इंसान नहीं था। मैच के शुरू से ही वो जानता था कि फ्रेडी हारने वाला है। वो उन दोनों को सबसे करीब था, इसलिए वो देख पा रहा था कि अहान क्या करना चाह रहा था। मैच ओवर, अहान विंस द मैच। जैसे ही रेफरी ने यह बात बोली सब हैरान थे। पूरे एरिना में सन्नाटा छा गया था। यह क्या हुआ? ऑर्डिनरी ऑडियंस को इस वक्त समझ नहीं आ रहा था कि बिना कोई मूव किए अहान यह मैच कैसे जीत गया था। सब लोगों को इस मैच से बहुत उम्मीदें थी, पर कुछ भी उसकी उम्मीदों के हिसाब से नहीं हुआ था। जैसा उन्होंने अहान के बारे में सुना था वैसा उसे परफॉर्म करते देखने का उन्हें मौका नहीं मिला था। अहान ने तो कोई मूव ही नहीं किया, फिर वो यह मैच कैसे जीत सकता है? रेफरी का दिमाग तो ठीक है ना, वो ये डिसीजन कैसे ले सकता है? जहां ऑर्डिनरी ऑडियंस इस बात से हैरान थी, वहीं जजेस और वॉरियर्स समझ पा रहे थे कि वहां पर क्या हुआ था। अहान ऐसा करेगा, इसकी उन्हें भी उम्मीद नहीं थी। क्वाइट एवरीवन, काम डाउन। मैं सबको समझाता हूँ कि यहाँ पर क्या हुआ था, रेफरी ने कहा। उसे लोगों की बातें सुनकर बहुत अजीब लग रहा था, पर वो रेफरी था इसलिए उसे सब समझाना ही था। उसकी बात सुनकर सब शांत हो गए और उसे देखने लगे। मैच में यह हुआ कि अहान ने फ्रेडी को अपने सारे मूव्स दिखाने का मौका दिया और खुद ने एक बार भी अटैक नहीं किया। जब फ्रेडी के सारे मूव्स खत्म हो गए और अहान को एक खरोंच तक नहीं आई, तब फ्रेडी ने हार मान ली। वो पहले से जानता था कि वो अहान को हरा नहीं सकता, पर फिर भी वो बिना लड़े गिव अप नहीं करना चाहता था। अहान यह बात समझता था, इसलिए उसने फ्रेडी को अपने मूव्स करने दिए। रेफरी ने समझाया। ओह, ऐसी बात है, ऑडियंस ने कहा। अब वो अहान का मकसद समझ गए थे और उसे बहुत इम्प्रेस भी हो गए थे। अहान ऑलरेडी टॉप 16 में था और बहुत इंटीमिडिएट भी था, पर उसने विलियम और आर्थर जैसा तरीका यूज़ करके फ्रेडी को डराया नहीं, बल्कि उसे फाइट करने का मौका दिया। अहान का अप्रोच बहुत अलग था। वो बहुत वार्म था
उसकी सिर्फ फाइटिंग ही बहुत अच्छी नहीं थी, वो दिल का भी बहुत अच्छा था। पर जितने लोग होते हैं उतनी बातें होती हैं। कुछ लोग आहान से इम्प्रेस थे तो कुछ लोग नहीं भी थे। मुझे लगता है आहान ने अपनी असली स्ट्रेंथ इसलिए नहीं दिखाई क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसकी ट्रू स्ट्रेंथ हमें पता चले। मुझे भी ऐसा ही लगता है। जब उसके पास एडवांटेज था तो फिर उसने यूज़ क्यों नहीं किया? आखिर यह बैटल तो बेस्ट फाइटर चुनने के लिए ही है। सबकी अजम्पशंस के बीच में आहान और फ्रेडी स्टेज से नीचे आ गए। दोनों ही इस वक्त बहुत खुश थे और मैच के बाद ऐसा सीन देखना बहुत रेयर बात थी। पहले दिन के सारे मैचेस ख़त्म हो गए थे। आज के मैचेस में बहुत अलग अलग चीज़ें देखने को मिली थी। विलियम ने अपने ओपोनेंट को बहुत क्रूअल तरीके से हराया था। वहीं ऑर्थर ने अपने ओपोनेंट को इतना डरा दिया था कि वो फाइट ही नहीं कर पाया था। जिंग ने अपने ओपोनेंट को पहला अटैक करने दिया और फिर उसे हरा दिया। वहीं आहान ने भी अपने ओपोनेंट पर कोई काउंटर अटैक नहीं किया और फिर भी मैच जीत गया। यह लोग आहान की पावर को समझते नहीं हैं, इसलिए ऐसी बात कर रहे हैं। एक बार उन्होंने आहान की स्ट्रेंथ को देख लिया तो फिर चुप हो जाएंगे। बिल्कुल सही कहा। जब वो आहान को सच में फाइट करते देखेंगे तब उन्हें समझ आएगा कि आहान क्या चीज़ है। जब सब लोग यह बातें बोल रहे थे तब निर्वाणा, जिनेश और प्रतीक उनकी बातें सुन रहे थे। यह तीनों आपस में यह बात कर रहे थे क्योंकि उन्होंने आहान को फाइट करते देखा था। वो आहान की स्ट्रेंथ से अच्छे से वाकिफ़ थे। सेकेंड डे। पिछले दिन की एक्साइटमेंट में बहुत एक्साइटेड थे। आज का दिन भी कल से अलग नहीं था। टॉप 16 में जिन फाइटर्स का नाम था वो अपने ओपोनेंट को बहुत ईजिली हरा रहे थे। आज भी विलियम बहुत क्रूअल तरीके से अपने ओपोनेंट को हरा रहा था। ऑर्थर शांत था पर अपने ऑरा से उसने अपने ओपोनेंट को बहुत डरा दिया था। जिंग के अंदर सिर्फ फाइटिंग स्पिरिट था और वो अपनी जीत की आग को कम नहीं करना चाहता था। दूसरी तरफ जिनेश आज का मैच बहुत ईजिली जीत गया था। उसने अपने ओपोनेंट को अटैक करने का कोई मौका नहीं दिया था। निर्वाणा ने भी अपना मैच बहुत कामली जीत लिया था। उसका ओपोनेंट बहुत स्ट्रॉन्ग था पर निर्वाणा ने ताकत के साथ दिमाग भी यूज़ किया था। उसका अगला मैच बहुत टफ होने वाला था। प्रतीक भी अपना मैच जीत गया था पर उसके लिए यह मैच जितना आसान नहीं था। उसे जीतने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी थी। आहान का मैच अब तक हुआ नहीं था। वो अपने मैच की तैयारी कर रहा था। कल तो आहान ने अपना कोई मुंह नहीं दिखाया। आई होप वो हमें आज डिसअपॉइंट ना करे। ट्रू, आई वांट टू सी सम ऑफ हिज मूव्स। लोग आपस में बात कर रहे थे। स्मिथ, अगर मैं गलती से आहान को बहुत सीवरली इंजर्ड कर दूं तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? माइकल ने पूछा। आहान का अंदाज़ा बिल्कुल सही था। यह दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे और कल का मैच माइकल जानबूझकर हारा था। दोनों की फैमिलीज बहुत अच्छी टेम्पर्स थी, इसलिए इन दोनों के बीच में भी बहुत अच्छी दोस्ती थी। दोनों एक दूसरे से अक्सर मिलते थे और मार्शल आर्ट्स के बारे में बात करते थे। माइकल, माय फ्रेंड, मैं तुम्हारी स्ट्रेंथ जानता हूँ। तुम आहान को आराम से हरा सकते हो, पर मेरी एक रिक्वेस्ट है। तुम उसे इतना भी मत मारना कि वो आगे फाइट ही ना कर सके। मैं आहान से एक पुराना हिसाब बराबर करना चाहता हूँ। मेरा उससे फाइट करना बहुत ज़रूरी है, स्मिथ ने कहा। पुराना हिसाब? माइकल ने पूछा। हाँ, जब मुझे बिजनेस इन्वेस्टमेंट में सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तब आहान ने मेरी मदद नहीं की थी। अब मैं उसका बदला लेना चाहता हूँ और आहान को फिजिकली बहुत हर्ट करना चाहता हूँ, स्मिथ ने कहा। ओह, ऐसी बात है? उसने तुम्हारी मदद करने से मना किया था? डोंट वरी, मैं उसे तुम्हारे लिए छोड़ दूंगा। तुम उससे अपना बदला ले सकते हो, माइकल ने कहा। उसकी नज़र में आहान ऑलरेडी लूज़र था। उसके बाद वो दोनों रेस्टिंग एरिया की तरफ चले गए। इस वक्त आहान भी रेस्टिंग एरिया की तरफ जा रहा था। उसे वहाँ पर जियान मिला। आहान को देखते ही जियान के एक्सप्रेशंस बदल गए और उसकी बॉडी किलिंग इंटेंट एमिट कर रही थी। आहान ने उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और उसे इग्नोर करते हुए वहाँ से जाने लगा। यह देखकर जियान को बहुत गुस्सा आया और वो ज़ोर से चिल्लाया, तुम खुद को समझते क्या हो, लूज़र? जियान ने चिल्लाकर आहान को रोका। क्या प्रॉब्लम है? आहान ने कैजुअली कहा। तुम इतना प्रिंटेड क्यों कर रहे हो? कोशिश करना कि किसी और फाइटर के हाथों ना मर जाओ। तुम्हें मैं मारना चाहता हूँ। मुझसे फाइट के लिए तैयार रहना, जियान ने कहा। हा हा हा, आहान हंसने लगा। तुम में इतना कॉन्फिडेंस आता कहाँ से है? जेनेटिक पिल्स से? आहान ने पूछा। जियान का कॉन्फिडेंस देखकर आहान को बहुत अजीब लग रहा था। अगर आर्थर या विलियम्स ने यह बात बोली होती तो आहान एक्सेप्ट भी कर लेता, पर वो जानता था कि जियान, स्मिथ और बहुत सारे फाइटर्स वहाँ पर जेनेटिक मेडिसिन लेकर आए थे। हाँ, जेनेटिक पिल्स की वजह से मुझ में इतना कॉन्फिडेंस है। तुम्हें मारना मेरे बाएं हाथ का खेल है, जियान ने कहा। आहान का डाउट बिल्कुल सही था। वो जेनेटिक पिल्स की वजह से इतना हवा में उड़ रहा था। आहान ने उससे बहस करने में अपना टाइम वेस्ट नहीं किया
और वहाँ से आ गया। जब वो वहाँ से गुजर रहा था तब स्मिथ और माइकल ने भी उसे देखा। उसे देखते ही दोनों की आंखें लाल हो गई और वो अहान पर तुरंत अटैक करना चाहते थे, पर मार्शल आर्ट अलायंस के रूल्स की वजह से उन्होंने अहान पर अटैक नहीं किया। मैचेस और फाइट्स लगातार चल रही थी। अब स्टेज पर आने की बारी अहान की थी और अहान के अपोजिट माइकल था। जब अहान स्टेज पर आया तब सब उसके लिए चीयर कर रहे थे। आज सब इस उम्मीद में थे कि आज उन्हें अहान के मूव्स देखने का मौका मिलेगा। ए इंडियन, अहान रायजादा, आर यू रेडी टू डाई? माइकल ने कहा। हु इज गोइंग टू किल मी? यू। विद योर पावर्स यू कांट इवन इंजर मी, फॉरगेट अबाउट किलिंग, अहान ने कहा। हा, डोंट वरी, I am not going to kill you. My friend Smith will do that. I will make sure I leave you in such a condition that you don't even think about martial arts from today onwards, माइकल ने कहा। We will see, अहान ने कहा। इतने प्रोवोकेशन के बाद उन्हें सोच लिया था कि वो माइकल को अच्छा सबक सिखाएगा। उसका उसूल था, वो बिना बात के किसी से भिड़ता नहीं था, पर अगर कोई बार बार उसे प्रोवोक करे तो उसे छोड़ता नहीं था। उसने तो किसी भी तरह से माइकल को ऑफेंड नहीं किया था, पर फिर भी वो बिना बात के उसे मारना चाहता था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह लोग कंपटीशन जीतने आए हैं या फिर उसे मारने आए हैं। ओके, स्टॉप इट नाउ, रेफरी ने कहा। उसे लग रहा था कि अगर वो बीच में नहीं आया तो यह दोनों आपस में बिना मैच स्टार्ट हुए ही लड़ने लग जाएंगे। मैच शुरू करते हैं। आप लोगों को रूल्स पता है ना? रेफरी ने कहा। हाँ, दोनों ने एक साथ कहा। ओके देन लेट द फाइट बिगिन, रेफरी ने कहा। आई विल किल यू, माइकल ने गुस्से में कहा और अहान की तरफ भागा, पर वो अटैक कर पाता उससे पहले अहान ने अपने आप को ब्रेस कर लिया था। वो कोई नरमी नहीं दिखाने वाला था और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी माइकल को सबक सिखाना चाहता था। अहान माइकल की जान नहीं लेने वाला था, वो बस कुछ ऐसा करने वाला था जिससे माइकल कभी भी किसी को फालतू प्रोवोक करने के बारे में सोचे भी नहीं। वो हवा में उछला और जैसे ही माइकल उसके पास आया उसने उसके सिर पर जोर से किक की, पर उसने अपनी पूरी पावर नहीं लगाई थी, वरना माइकल वहीं मर जाता। पर उसने जितनी भी पावर लगाई थी उसे माइकल के सिर में बहुत गहरी चोट आई थी। उसका सिर घूमने लगा और वो ज़मीन पर गिर गया। उसके सिर और कान से खून आने लगा। बेहोश होने से पहले उसने जो आखिरी बात बोली थी वो थी, मैं आज के बाद कभी मार्शल आर्ट्स फाइट नहीं करूँगा। माइकल जो अहान से बुलवाना चाहता था वो इस वक्त खुद बोल रहा था। यह बात बोलते हुए माइकल बेहोश हो गया। यह सीन देखकर एरिना में बिल्कुल शांति हो गई। कोई कुछ नहीं बोल पा रहा था, सबकी आंखें बड़ी हो गई थी, कोई तेज सांसें लेने से भी घबरा रहा था। अहान की कल की फाइट में और आज की फाइट में बहुत फर्क था। रेफरी भी हक्का बक्का रह गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभी अभी यहाँ क्या हुआ था, पर उसे अपना काम तो करना ही था। मैच ओवर, अहान विंस, रेफरी ने कहा। उससे पूरी बात ढंग से बोली भी नहीं जा रही थी। अभी अभी स्टेज पर क्या हुआ था? वाओ, आई नेवर एक्सपेक्टेड अहान टू बी दिस अवेशम। यह अहान ने एक ही मुंह में माइकल की तरफ यह हालत कर दी। स्टेज के नीचे अब अहान के बारे में बात कर रहे थे। उसे इस तरह देखकर सब डरे हुए भी थे और बहुत एक्साइटेड भी थे। ये अहान की असली स्ट्रेंथ। अगर अहान ने यह स्ट्रेंथ कल दिखाई होती तो शायद फ्रेडी मर गया होता। माइकल के साथ वही हुआ जो वो डिजर्व करता था। अहान को प्रोवोक करने का नतीजा यही होता है। लोगों ने आपस में बात करना शुरू किया। अब उन्हें समझ आ रहा था कि अहान को टॉप 16 में स्पॉट क्यों मिला था। अब सब उसके हाइप को समझ पा रहे थे। जिन लोगों ने कल सोचा था कि वो पावरफुल होने का दिखावा कर रहा है, वो लोग भी अब उससे इम्प्रेस हो गए थे। सूरज की रोशनी के नीचे अहान की किसी फियर्स टाइगर से कम नहीं लग रहा था। उसका चेहरा शांत था। उसे देखकर कोई बता नहीं सकता था कि उसने अभी अभी एक फाइट को जीत लिया था और एक फाइटर को एक ही मूव में हराया है। गुड, वेरी गुड। अगर तुमने अहान को प्रोवोक करना नहीं था तो कम से कम पिल्स लेकर तो आते। उसके सामने टिकने की अगर औकात नहीं थी तो उसे प्रोवोक क्यों किया? प्रतीक ने कहा। प्रतीक, तुम्हें पता नहीं है क्या कि इन लोगों की आदत है। यह लोग बहुत प्रिटेंशियस हैं। उन्हें लगता है कि अहान को हरा सकते हैं, जबकि यह सच नहीं है, जिनेश ने कहा। दोनों की बातें सुनकर निर्वाणा चुप रहा। वो भले ही आन से स्ट्रेंथ में कम था, पर दोनों में बहुत सारी सिमिलरिटीज़ थी। दोनों ही कम बोलते थे और अपने एक्शंस पर ज़्यादा भरोसा रखते थे। मैच खत्म हो चुका था और अहान स्टेज से नीचे आ गया था। माइकल वहीं पर बेहोश पड़ा रहा। कुछ ही सेकंड्स में वहां पर अलायंस का स्टाफ और डॉक्टर्स आए और स्ट्रेचर पर माइकल को लेटाकर हॉस्पिटल ले गए। माइकल को जिस तरह की इंजरी हुई थी उसका ऑपरेशन होना बहुत ज़रूरी था
और शायद उसे रिकवर होने में महीनों लगने वाले थे। सबके चीयर्स के बीच में अहान फाइटर्स रूम में आ गया था। अहान सर, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हैं। वहीं पर फ्रेडी अपने मैच की तैयारी कर रहा था। अगला मैच उसका होने वाला था। अहान को देखते ही वो उसके पास आ गया और उसने बहुत रिस्पेक्टफुली उसे ग्रीट किया। थैंक यू, अहान ने कहा। फिर उसने अहान से कुछ सोचा और फ्रेडी को याद दिलाते हुए कहा, फ्रेडी, यह सिर्फ एक फाइटिंग मैच है। अपनी जान जोखिम में मत डालना। तुम्हें जब लगे सरेंडर कर देना, तब सरेंडर कर देना। फ्रेडी का मैच स्मिथ के साथ था। अहान स्मिथ के बारे में या उसके पावर्स को नहीं जानता था, इसलिए उसने फ्रेडी को वार्न कर दिया। अहान पर फ्रेडी का काफ़ी अच्छा इंप्रेशन था। मैं ध्यान रखूंगा, थैंक यू, फ्रेडी ने कहा। वो अहान के कल के एहसान को भुला नहीं था और अहान ने आज फिर से उसे एडवाइस दी थी। फ्रेडी बहुत ग्रेटफुल था। यू विल डू वेल, अहान ने कहा। दूसरे रूम में स्मिथ भी फाइट के लिए तैयार था, पर वो पहले जितना एरोगेंट नहीं था। वो और माइकल बहुत बार एक दूसरे से फाइट करते थे, इसलिए वो उसकी स्ट्रेंथ के बारे में जानता था। इसके अलावा उसने पिल्स भी ली थी, जिसकी वजह से उसकी स्ट्रेंथ इम्प्रूव हुई थी। पर फिर भी वो अहान का एक मूव बर्दाश्त नहीं कर पाया था। इस वक्त स्मिथ यह सोच रहा था कि अगर माइकल अहान को घायल कर देता तो वो उसे आसानी से हरा सकता था, पर जैसा दोनों ने सोचा था वैसा कुछ नहीं हुआ था। स्मिथ अहान और माइकल के बीच की फाइट को एनालाइज करने लगा। वो अहान का लेवल जानना चाहता था। स्मिथ, अचानक से किसी ने आवाज़ लगाई। मास्टर, स्मिथ ने कहा। क्या हुआ? अभी जो हुआ तुम उसे बहुत अफेक्टेड लग रहे हो। सब ठीक है ना? मास्टर ने पूछा। मास्टर, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि माइकल एक ही मुंह में ज़मीन पर गिर गया। उसकी पावर्स को आप और मैं तो अच्छे से जानते हैं ना, स्मिथ ने कहा। स्मिथ, जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ है। उसमें हैरानी वाली कोई बात नहीं है, मास्टर ने कहा। मतलब? स्मिथ ने पूछा। माइकल ने शुरू से ही आन को अंडर एस्टिमेट किया था। दोनों के लेवल में विजिबल डिफरेंस था, पर माइकल ने उसे इग्नोर कर दिया। दूसरा, अहान की स्पीड बहुत तेज़ है, इसलिए माइकल को कुछ समझ नहीं आया और वो भटक गया। अगर दूसरे तरीके से समझाऊं तो अगर माइकल शुरू से ही अपनी स्ट्रेंथ दिखाता तो वो इतनी आसानी से नहीं हारता। तुम इस बात का ध्यान रखना, स्मिथ के मास्टर ने उसे समझाया। ठीक है, मैं समझ गया, स्मिथ ने कहा और फाइट के लिए तैयार हुआ। जब स्मिथ स्टेज पर पहुंचा तब फ्रेडी पहले से वहां पर मौजूद था। फ्रेडी को अपने सामने देखकर उसे बहुत गुस्सा आया। उसने अहान और फ्रेडी को बहुत फ्रेंडली तरीके से बात करते देखा था। स्टेज पर गिरे खून की वजह से जो चिंगारी स्मिथ के मन में थी उसमें आग लग गई थी। उसकी बॉडी बहुत हैवी किलिंग इंटेंट इमिट कर रही थी। जैसे ही फ्रेडी ने स्मिथ को ग्रीट करने के लिए कुछ बोलना चाहा, स्मिथ चिल्लाया, यू आर ए डेड मीट। फ्रेडी चुप हो गया और उसने आगे कुछ नहीं बोला। उसने मन में सोचा कि स्मिथ रिस्पेक्ट डिजर्व ही नहीं करता। द मैच इज बिगिनिंग ऑफिशियली, यू नो द रूल्स, रेफरी ने कहा। यस, स्मिथ ने कहा। फ्रेडी को अहान की बात याद थी और उसने स्मिथ का किलिंग ऑरा भी फील कर लिया था, इसलिए वो सरेंडर करना चाहता था। पर इससे पहले कि वो कुछ बोल पाता, स्मिथ स्पीड से भागते हुए उसकी तरफ आया और उसकी छाती पर पंच किया। उसके तुरंत बाद उसने लगातार फ्रेडी को पंच करना शुरू किया। फ्रेडी ज़मीन पर गिर गया और उसके मुंह से खून निकलने लगा। मैं तो सरेंडर कर रहा था। फिर तुमने ऐसा क्यों किया? फ्रेडी ने अपनी आखिरी सांस लेते हुए पूछा। और करो उस अहान से दोस्ती, तुम यही डिजर्व करते हो। देखा था मैंने तुम्हें मेरे दुश्मन से बात करते हुए, स्मिथ ने कहा। उसने अहान का सारा गुस्सा फ्रेडी पर निकाला था और उसकी जान ले ली थी। यह सुनकर सब चुप हो गए थे। यह मैच भी पिछले मैच जैसा ही था जिसमें एक ही मूव में मैच खत्म हो गया था। फ़र्क बस इतना था कि अहान ने किसी की जान नहीं ली थी और स्मिथ ने जान ले ली थी। व्हाट द हेल इज़ रॉन्ग विद यू? तुम्हारी दुश्मनी मेरे साथ ही ना, मुझसे डील करते। सन्नाटे के बीच में अहान खड़ा हुआ और उसने कहा,